अभय आर्यन ने अपने सामने दुल्हन के जोड़े में खड़ी उस लड़की को देखा और अपने एक छोटे से बदले के लिए बंदूक की नोक पर उससे शादी कर ली। लेकिन ये कोई आम शादी नहीं थी, ना पहले कभी हुई थी और ना शायद कभी होगी। एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, जहां फेरे थे, सिंदूर था, मंगलसूत्र था, पति भी था, पर पत्नी को पति का साथ देने का हक नहीं था। आखिर क्यों की अभय आर्यन ने ऐसी शादी? कौन सा राज छुपा है इस रिश्ते के पीछे? क्या ये नफरत है या किसी गहरे खेल की शुरुआत? सच्चाई जानने के लिए सुनते रहिए माफिया किंग की क्वीन, सिर्फ नॉवेल वाणी पर। CH1 अभय आर्यन। इंट्रोडक्शन। आर्यन फैमिली एशिया की जानी मानी फैमिली, समझ लीजिए इंडिया के पहले नंबर पर राज करते हैं और एशिया के तीसरे नंबर पर। अगर किसी का इंडिया में पहला राज है तो वह है आर्यन फैमिली का। बॉलीवुड से लेकर कंस्ट्रक्शन कंपनी की बागडोर आर्यन फैमिली के हाथ। समझ लीजिए कि उनकी इजाजत के बिना यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आर्यन इंडस्ट्रीज का पूरा नाम AR इंडस्ट्रीज। फैमिली के मेंबर राजवीर आर्यन। दादाजी इंडस्ट्रीज में काम की शुरुआत इन्होंने ही आज से 50 साल पहले की थी। राधा आर्यन दादी हाउसवाइफ एंड घर की हेड, कुछ अनाथ आश्रम चलाती हैं। एक जमाने में बेहतरीन सिंगर रह चुकी हैं। दीपक आर्यन सन ऑफ राजवीर आर्यन। जैसे दीपक ज्योति के बिना खाली है, वैसे उनकी वाइफ ज्योति आर्यन यह अपनी सास के साथ अनाथ आश्रम चलती हैं। इतने बड़े परिवार की बहू होने का आज भी घमंड नहीं है और अब इन्हें अपनी बहू भी ऐसे ही चाहिए। अभय आर्यन हमारे हीरो। अभय आर्यन सोना सा मुंडा, किसी ग्रीक गॉड की तरह चेहरे पर हल्की हल्की ब्रीड, काले बाल, आंखों में कोई देखे तो खो ही जाए और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में इन्हें अ के नाम से जानते हैं। इनके बिना अंडरवर्ल्ड का पाता भी नहीं हिलता। नाम सुन लोग कांप जाते हैं। लड़कियां तो जान देती हैं इन पर, बस मजाल है कोई लड़की पर इनकी नजर टिकी हो। AR कंस्ट्रक्शन के CEO देवांश आर्यन नंबर 1 कार्डियोलॉजिस्ट। बंदे में दम तो बात है। अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट उनके गुस्से से डरते हैं। दिव्या आर्यन ये डिजाइनिंग की स्टडी कर रही हैं। सबसे लाडली, घर में 3 पीढ़ी के बाद एक बेटी हुई थी। देवांश दिव्या दोनों जुड़वा है। अब हमारी हीरोइन रूहिका दुबे। रूहिका उर्फ रूही, बड़ी बड़ी आंख, गालों पर पड़ते डिम्पल, 5 फीट 3 इंच हाइट, B.Com लास्ट ईयर में है। गुस्सा आता नहीं, आता है तो जाता नहीं। नीता दुबे रूही की मम्मी, शांत स्वभाव, अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। नीलेश दुबे रूही के पापा, यह अपना छोटा सा बिजनेस चलते हैं, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, स्पेशली सबसे बड़ी बेटी रूही को। अगर रूही नीलेश जी की लाडली है तो नीति नीता जी की। इनके 2 बच्चे हैं, एक तो रूही, दूसरा नीति। नीति दुबे नीति रूही की छोटी बहन। अपनी बहन से बहुत प्यार है, डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। हीरोइन के जैसे ही उनका स्वभाव है, दोनों बहन एक जैसी। इन्हें गुस्सा जल्दी आता है, इनकी नाक में घुसा रहता। अगर उनकी बहन को कोई कुछ बोल दे तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। माफिया किंग की क्वीन, क्राउन रेड हार्ट। एपिसोड 1। दिल्ली की सड़कों पर एक लड़की स्कूटी से जा रही थी। उस लड़की ने ब्लू टॉप और व्हाइट जीन्स पहन रखी थी। वह लड़की देखने में काफी सुंदर थी। लड़की की हाइट 5 फुट 3 इंच, गोरा रंग और कमर तक आते बाल। उस लड़की का फिगर काफी मेंटेन था। तभी उसे लड़की का फोन बजा। लड़की ने स्कूटी रोककर फोन उठाया। फोन पर उसकी मां नीता दुबे का फोन आ रहा था। नीता जी चिंता करते हुए बोली, बेटा कहाँ है तू? घर कब तक आएगी? हुई माँ, मैं रास्ते में हूँ, मैं थोड़ी देर में घर पहुँच जाऊंगी। रूही ने नीता जी को तसल्ली देते हुए बोली, ठीक है बेटा, जल्दी से आज, इतना बोल कर दी। नीता जी ने फोन काट दिया। रूही का फोन रखकर फिर से स्कूटी चलाने लगी। दूसरी तरफ एक हैंडसम लड़का कार बोनट पर बैठा हुआ था और गुस्से के में पास खड़े लड़के लड़की को घूर रहा था। राका सर, ये लड़का और लड़की पति पत्नी हैं। इन दोनों ने हमारी कंपनी में बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। ये हमारी कंपनी की खबरें दूसरे कंपनी को भेजते हैं। राका उसे लड़के का असिस्टेंट था। लड़का कार के बोनट से उतरकर उसे लड़के लड़की के पास आता है।
और उसे पति पत्नी के पास आता है। उसे लड़के की हाइट 6 फुट और गोरा रंग था। लड़का, तुम लोगों को पता है, मुझे झूठ और धोखे से सख्त नफरत है। इन लोगों को ऐसी सजा दो कि दोबारा कहीं नौकरी ना मिले। वो लड़का गुस्से में अपने असिस्टेंट को बोला। जी सर, राका बोलता है। पति पत्नी उसे लड़के से, हमें माफ कर दीजिए सर, हमसे गलती हो गई। वो लड़का और लड़की दोनों लगभग रोते हुए बोलते हैं। लड़का, गलती की माफी नहीं होती, बल्कि सजा होती है। इतना बोलकर लड़का जाने को होता है। वैसे ही वह दोनों उसे लड़के की पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगते हैं। तभी वहां से हमारी हीरोइन रूही का स्कूटी से गुजरती है। रूही की नजर उसे लड़के पर जाती है, जिसके पैरों में दोनों पति पत्नी गिरे पड़े थे। ये सब देखकर रूही का खून खोल उठता है। रूही गुस्से में अपनी स्कूटी रोककर उसे लड़के के पास जाकर उसे लड़के को खींचकर एक थप्पड़ मार देती है। क्यों मासूमों को सजा दे रहे हो? इन लड़का लड़की ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों परेशान कर रहे हो? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? पता नहीं कैसे संस्कार मिले हैं। राका चौंक जाता है, क्योंकि अभी तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके बॉस को थप्पड़ मारने की, और यहाँ तो एक लड़की ने उसके बॉस को थप्पड़ मारा है। रूही का उन पति पत्नी को उठाकर वहाँ से ले जाती है और खुद भी स्कूटी लेकर वहाँ से चली जाती है। लड़का अपनी मुट्ठी भिजते हुए, पता करो ये लड़की कौन है जिसने अभय आर्यन पर हाथ उठाने की जरूरत की है। राका, यस बॉस, यह कोई और नहीं हमारे माफिया किंग अभय आर्यन है। माफिया किंग में इनका नाम AR से जानते हैं। इनका अंडरवर्ल्ड का असिस्टेंट राका है, इनका राइट हैंड। कुछ लोग ही बस उनके माफिया लुक में देखा है, जिसने देखा है वह ऊपर ही गया है, कुछ को छोड़कर जो कि माफिया में साथ देते हैं। मुझे इस लड़की के बारे में पूरी जन्म कुंडली चाहिए, वह भी कल तक तुमने अच्छा नहीं किया। अभय आर्यन पर हाथ उठाकर तुम्हारी जिंदगी ना बदल दी तो मेरा नाम भी अभय आर्यन नहीं। अब जिंदगी किसके बदलेगी ये तो बाद में ही पता चलेगा। अपनी गाड़ी में बैठा और आर्यन विला की तरफ निकल पड़ा। पूरे कार में शांति थी। अभय ने आंखें बंद कर ली और कार की सीट से टेक लगा ली, पर उसे आंख बंद करते ही रूही का चेहरा दिखा। उसे याद करते ही जल्दी आंखें खोल ली। जितने सुकून से रहना है रह लो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में अभय नाम का ग्रहण लगने वाला है। थोड़ी देर बाद वह लोग आर्यन विला के सामने थे। अभय विला के अंदर गया और सीधा अपने कमरे में गया। वह बाथरूम में शावर के नीचे खड़ा था। उसकी मस्कुलर बॉडी पर फिसलता पानी बेहद आकर्षक बना रहा था। वो टोवल अपनी कमर पर लपेटकर बाहर आया। थोड़ी देर बाद वो बालकनी में खड़ा था। उसने सिर्फ एक लोअर पहना था। उसने अपनी सिगरेट जलाई और सिगरेट के कास लेने लगा, फिर सोने चला गया। दूसरी तरफ रूहिका अपने घर आई। नीलेश जी, कहाँ इतना टाइम लग गया बेटा? बस किसी को सुधारने लग गई थी, रहिका ने जवाब देते हुए कहा। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, बस अपने मन की करनी होती है, नीलेश जी बोले। आपने तो बढ़ावा दिया है इसे, नीताजी बोली। कभी कभी लगता है पता नहीं ये ससुराल में कैसे रहेगी। अरे भाग्यवान, जहाँ हमारी रूही का ससुराल होगा ना देखना, रानी बन के रहेगी हमारी रूही, नीलेश जी तसल्ली देते हुए। चलिए खाना खा लीजिए, दोनों को भी बुला लीजिए, नीता जी बोली। किचन में चली गई। चारों ने बैठकर डिनर किया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग आर्यन फैमिली। आरती की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। मंदिर में ज्योति जी आरती कर रही थी। पीछे राधा जी, राजवीर जी, दीपक जी, दिव्या खड़े हुए थे। भगवान ध्यान कर रहे थे, बस कमी थी तो देवांश और अभय, क्योंकि अभय जिम रूम में था और देवांश घोड़े बेचकर सो रहा था। ज्योति जी सबको आरती देकर प्रसाद दिया और ऊपर की ओर देखने लगी जहां अभय का जिम रूम था। वो बोली, भगवान क्या होगा इस लड़के का? कुछ नहीं होगा तुम्हारे लाडले का, बस उसे मन की करनी होती है, दीपक जी बोले। हाँ, जैसे आपका लाडला तो कुछ करता नहीं है, अभी तक घोड़े बेचकर सो रहा है। मेरा लाडला तो उठ जाता है, जिम जाता है, तुम्हारा लाडला तो बस सोता रहता है, ज्योति जी ने कहा और मुंह बनाते हुए किचन में चली गई। इसकी वजह से मुझे अपनी बीवी से रोज रोज डांट पड़ती है। दिव्या, पापा मुझे लगता है वो हमारे घर का लड़का नहीं है, ना तो शक्ल मैच करती हो ना ही अकाल। देवेश, यह चुगलखोरनी की तू ज्यादा बोल रही है, सीढ़ियों से नीचे उतारते हुए। मैं चुगलखोरनी तो तू चूहा है, वैसे भी चूहा दिखता। मैं चूहा और तो तू छिपकली।
मैं छिपकली, तू रुक, मैं तुझे बताती हूँ। दोनों यहाँ से वहाँ भागने लड़ रहे थे, कभी सोफे के पीछे तो कभी दादाजी के पीछे। दोनों यहाँ वह एक दूसरे के ऊपर कुशन फेंक फेंक के लड़ रहे थे। क्या हो रहा है यहाँ पर? एक आवाज में सबको डरा कर रख दिया। यह आवाज थी अभय, जो कि अपने बिजनेस सूट में रेडी होकर खड़ा हुआ था ऑफिस जाने के लिए। देवेश और दिव्या ने जो आवाज सुन तो सीधा सर झुकाकर खड़े हो गए अभय के सामने, अच्छे बच्चों की तरह। दादाजी बड़बड़ाते हुए बोले, अंडस को आते ही साथ सबको डांटते रहता है। ज्योति जी किचन से आते हुए बोले, अरे अभय तू आ गया, चलो सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। ये दोनों का तो रोज का है, इन्हें बस लड़ने के अलावा कुछ नहीं आता। चलो पापा मम्मी चलिए नाश्ता कर लीजिए, आपके लिए स्पेशली निमंत्रण लेकर आऊं। दीपक जी की तरफ देखते हुए कहा। दीपक जी अखबार पढ़ रहे थे। हाँ आते हैं। सब डाइनिंग टेबल में बैठे हुए थे। देवेश और दिव्या का मुंह बना हुआ था। क्या हुआ, तुम दोनों का मुंह क्यों बनाए? जल्दी जल्दी नाश्ता फिनिश करो। आप सिर्फ भाई से प्यार करते हो, हम दोनों को नहीं करते आप। हमें लगता है आप शायद कचरे से उठाकर लेकर आए थे। अभय सही कहा। अभय ने सिर्फ 2 शब्द ही कहे थे, इस बात को लेकर सब सन्नाटे में आ गए। थोड़ी देर के लिए तो सन्नाटा ही छा गया था। 2 मिनट बाद सबके हंसने की आवाज आई, सिर्फ दिव्या और देवेश को छोड़कर। उन दोनों को जब समझ आया कि भाई ने बोला क्या, तो उन दोनों का मुंह बन गया। दिव्या तुझे लगता है? मुझे नहीं लगता है ऐसा। मुझे लगता मैं इसी घर की बेटी हूँ, लेकिन तेरी शक्ल देख तो नहीं लगता। लगता है तुझे कचरे से ही उठाकर लेकर आए थे, शायद हॉस्पिटल में भी बदल दिया होगा कोई। चुड़ैल तू ज्यादा मत बोल, समझ में आई मैं कितना हैंडसम दिखता हूँ, लड़कियाँ मरती है। देवेश ने अपने बाल को उठाते हुए कहा। तेरी शक्ल देखकर लड़कियाँ मारेंगी ही ना, दिव्या ने बोला। चुप, एक आवाज भी नहीं आनी चाहिए। कितनी बार कहा है कि ब्रेकफास्ट के टाइम बात नहीं किया करो, शांति से ब्रेकफास्ट करो और हॉस्पिटल लिए रेडी हो अंडस को, अभय ने कहा। सबका ब्रेकफास्ट हो गया ना, सब अपने अपने काम को चले हैं। अभय और देवेश दीपक जी ऑफिस के लिए निकल गए। ऑफिस आसमान छूती इमारत, जहां पर बीचों बीच लिखा हुआ था एआर कंस्ट्रक्शन। अभय अपनी रॉयल रॉयस से उतरा, उसके पीछे देवेश भी। दोनों भाई को देखकर पूरा एआर कंस्ट्रक्शन शांत हो गया। जो एम्प्लॉय यहाँ वहाँ भाग रहे थे, अब अपनी जगह बैठकर काम पर ध्यान लगाने लगे, क्योंकि उन्हें पता था उनके बॉस को अगर वह काम करते हुए ना दिखे तो अभी फायर कर देंगे। अभय सबको एक नज़र देखकर अपने ऑफिस के सबसे टॉप फ्लोर अपने केबिन में चला गया, और देवेश अपने केबिन में। भले ही उसे कोई पोस्ट नहीं मिली थी, हाँ, पर उसके प्रमोशंस जरूर हुए थे, इसलिए उसे केबिन मिला था। उसके वजह से बहुत सारी डील्स जरूर मिली थी। अभय का केबिन। अभय का असिस्टेंट डोर नॉक किया। सर आपका शेड्यूल। उसने अभय को उसका शेड्यूल बताया। नियम, जो कि अभय का असिस्टेंट था। ऑफिस असिस्टेंट, ओके यू कैन गो, मेरे लिए एक कॉफी भेजो, अभय ने कहा और नियम वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद अभय की टेबल में कॉफी रखी हुई थी। अभय की पर्सनल लिफ्ट खुली, वहाँ से राका आया। ये लिफ्ट सिर्फ अभय और उसके ही फैमिली मेंबर्स यूज करते थे। ये लिफ्ट डायरेक्ट वीआईपी पार्किंग से अभय के केबिन में खुलती थी। राका सर जिस लड़की की अपने इंफॉर्मेशन मांगी थी, यह रही उसकी फाइल वही रख दो और जो काम दिया है उसे करो, मुझे वह आदमी शाम तक चाहिए। अभय जी सर, काम हो जाएगा, राका ने कहा और चला गया। अभय ने कॉफी की सीट लेते हुए फाइल खोली। फ्रंट पेज पर रेखा की बहुत प्यारी फोटो लगी हुई थी, जिसमें वह पाउट करते हुए नजर आई। अभय वह फोटो देखी, बस उसे ही देखता रह गया। मिस रुहिका फिर उसकी फाइल पढ़ने लगा। बीकॉम फाइनल ईयर, इंटरेस्टिंग, बाइक रेसिंग का बहुत शौक है। अच्छा है, मजा आएगा तुम्हारे साथ खेलकर मिस रुहिका और रूही। फिर फाइल बंद करके अपने काम पर ध्यान देने लगा। ऑफिस आवर खत्म हुआ, कार में बैठकर घर के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ रूही का सुबह सुबह ही रूही और नीति ने सर घर पर उठा कर रखा था। आज दोनों ही लेट उठी थी और लेट होने का श्रेय उसने अपनी मम्मी के ऊपर डाल दिया। नीता, माँ आपने हमें जल्दी क्यों नहीं उठाया? देखा हम लेट हो गए ना आपकी वजह से। वह लेट आप उठे और इल्जाम हम पर लगा रही है कि हमने आपको लेट किया है। अब आप जल्दी जल्दी करें, जल्दी से कॉलेज के लिए। दोनों कॉलेज के लिए निकल गई।
आगे पढ़ने के लिए पढ़ते रहिए। माफिया किंग की क्वीन क्राउन रेड हार्ट। कमेंट करिए, लाइक करिए। वेब लिंक्स टू जबरदस्ती की शादी। आर्यन फैमिली सब डिनर कर रहे थे। दादाजी, मैं तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है। खाते हुए सबके हाथ रुक गए, सब अभय को देखने लगे। मुझे शादी नहीं करनी, अभय ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा। मैं पूछ नहीं बता रहा हूँ, वो लोग कल आ रहे हैं, खन्ना परिवार की बड़ी बेटी, दादाजी ने कहा। ठीक है, आप सब चाहते हैं मैं शादी करूँ अभय? सबने हाँ में मुंडी हिला दी। ठीक है, मैं शादी करूँगा अभय, और उठकर अपने रूम में चला गया। राका को फोन कर कुछ समझाया और सोने चला गया। संडे था आज अंडस्को रूहिका का घर। रूहिका को आज अपनी एक फ्रेंड से मिलने जाना था तो वो वहाँ चली गई। रहिका की फैमिली आज संडे था, सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। डोर नॉक होने की आवाज आई। नीताजी गेट खोलने जाने लगी। मैं देखती हूँ, नीति ने कहा और गेट खोलने चली गई। उसने गेट खोला। जी आप कौन? 4-5 लोग धड़ धड़ आते हुए अंदर घुस आए। काले कपड़े पहने हुए थे, हाथों में गन। नीलेश जी, नीति और नीताजी के सर पर गन तानकर कहा, जहाँ ले जा रहे वहाँ शांति से चलो। सबको गाड़ी में बैठकर ले गए। रूही अपनी फ्रेंड सिया के घर पर बैठकर बातें कर रही थी। उसके मोबाइल में एक मैसेज आया, एक वीडियो थी। उसने खोलकर देखा तो उसमें नीलेश जी, नीताजी और नीति के ऊपर गन तान रखा था। वो देख उसके होश उड़ गए। उस पर एक एड्रेस लिखा था। रूहिका ने फाटक से स्कूटी उठाए और निकल गई उस एड्रेस पर। एक बंगला, ये बंगला जंगलों के बीचों बीच बना हुआ था। रूही की स्कूटी बंगले के बाहर पहुंचती है। रूहिका के पहुंचते ही एक गार्ड उसके गेट खोल देता है। रूही अंदर जाकर चारों ओर देखती है। बड़ा सा बंगला, शान और शौकत से भरपूर, हर चीज बेहद अच्छे से सजी हुई और कीमती थी। उसने एक आवाज लगाई, कौन है, कहाँ है? मेरी फैमिली, तुमने मुझे बुलाया, देखो मैं आ गई, मेरी फैमिली को छोड़ दो। कौन हो तुम? तो आप ही गई, आपका इंतजार था, अभय सीढ़ियों से उतरते हुए बोला। जी हाँ, अभय ने ही रूहिका की फैमिली को किडनैप किया था। तुम अंडस्को, तुम तो वही हो ना, उसे दिन अंडस्को रूही के बीच में अभय ने बोला। हाँ मैं वही हूँ, याददाश्त बड़ी तेज है आपकी मिस रूहिका। चलते चलते वो रूही के पास आ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली को किडनैप करने की? और एक गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। अभय का चेहरा एक साइड हो गया। इस वक्त अभय की आंखें इतनी लाल हो रखी थी जैसे अभी आई फ्लू का टाइम चल रहा है। रूही का उसकी गुस्से भरी आंखें देखकर डर गई। अभय ने रहिका के एक कंधे को पकड़ा। ये दूसरा थप्पड़ मारा है, तुमने गलती कर दी, फिर बस चलता तो अभी मार देता। उसने अंडरस्कोप रहिका के माथे पर गन रखते हुए कहा। हुई का डर गई। YRR मिडिल क्लास फैमिली के लिए ज्ञान लड़ी और बहुत बड़ी बात होती है। पर नहीं, मैं ऐसी सजा दूंगा कि तुम हमेशा पछताओगी। और उसके कंधे को छोड़ दिया, जिससे रूही का 2 कदम पीछे हो गई। रूही का हिम्मत करते हुए उससे बोली, देखो तुम्हारी दुश्मनी मुझे है तो मेरी फैमिली को छोड़ दो। बात तो तुम्हारी सही है, गलती तुम्हारी है तो तुम्हारी फैमिली को क्यों दूं? अभय मैं एक गार्ड को इशारा किया, ले आओ मिस रहिका की फैमिली को। 2 गार्ड रहिका की फैमिली को ले आए और उनके ऊपर गन तान रखी थी। ये देख हुई रूही डर गई, उनके पास जाने लगी पर अभय ने उसके कंधे को पकड़ लिए। नीलेश जी ने जब रहिका को देखा तो, रूही बेटा तू ठीक है? उनके साथ नीताजी और नीति ने भी देखा। रूही दी दोनों बोले, रूही बेटा ये कौन है? और ऐसे नीलेश जी बोले, पापा मैं आपको सब बताती हूँ। रूही उनके पास जाने लगी तो अभय ने कहा, अरे अभी नहीं, अभी आपकी सजा बाकी है मिस रूही का। देखो मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगने को तैयार हूँ, तुम्हारे पर पैर पने को भी तैयार हूँ। रहिका ने उसे बोलते हुए कहा, मेरी डिक्शनरी में माफी नहीं लिखी। अभय ने कहा, ठीक है तुम्हें मार देता हूँ। अभय ने उसके माथे पर गन रखते नहीं 3 आवाज को गुजी रूही की फैमिली की थी। अच्छा तो तुम्हारी फैमिली को मार देता हूँ, उनके साइड गान करते हुए बोला। नहीं रूही, अरे दोनों ही नहीं चाहते मैं मारूं अभय। वह सोफे में जाकर बैठ गया। अभय कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है मैं रूही का, आप चाहती हैं मैं आपकी फैमिली को छोड़ दूं? ठीक है छोड़ दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त तुम्हारी? मैं सारी शर्त मानने को तैयार हूँ, बस मेरी फैमिली को छोड़ दो। रूही, बड़ी जल्दी है, सुन तो लो मेरी शर्त। अभय,
बोलो, रूहिका ने कहा। शादी करनी होगी तुम्हें मुझसे अभी इसी वक्त, अभय ने कहा। हो तो? रूहिका चौंक गई। नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। कभी नहीं। अभय, ठीक है तो मैं तुम्हारी फैमिली को मार देता हूँ। नहीं रूहिका बोली, मैं रेडी हूँ। रूही बेटा, ऐसा कोई फैसला मत ले जिससे तू पछताए, नीता जी बोली। माँ, यह मेरा फैसला, मैं तुमसे शादी के लिए रेडी हूँ, पर तुम मेरी फैमिली को छोड़ दो। रूही, छोड़ देंगे, एक बार शादी तो हो जाए, अभय ने अपनी गन पीछे रखते हुए कहा। नीलेश जी बेटा, तू इस राक्षस की बात पर मत आ, कुछ नहीं करेगा ये। अभय जोर जोर से हंसने लगता है। होने वाले ससुर जी, बड़ा अच्छा नाम दिया, राक्षस में राक्षस हूँ, और यह राक्षस अब आपकी बेटी के पीछे पड़ गया है, जो उसकी जिंदगी बदतर बना देगा। और क्या कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। नीलेश जी के बाजू से एक गोली निकाली और सबकी चिक। पापा, रूहिका ने देखा उसके पापा ठीक है, गोली बाजू से निकल गई है, देखकर गहरी सांस ली। अब समझ आया, होने वाले ससुर जी में क्या कर सकता हूँ। अभय, मिस रहेका को रूम में ले जाओ और रेडी करो, अपने गार्ड से कहा मंडप तैयार करो। 2 लड़कियां रूहिका को रूम में ले गई। 1 घंटे बाद मंडप तैयार हो चुका था। पंडित भी बैठा हुआ था, उसके सर पर गन तान रखी थी। बेचारा तो घर पर खाना खा रहा था, वहीं से उठा ले आए। अभय भी खड़ा हुआ, किसी से फोन में बात कर रहा था। पायल की आवाज ने सबको अपनी ओर खींचा। रूहिका दुल्हन के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी, स्वर्ग की उतरी हुई अप्सरा लग रही थी। अभय तो उसे देखता ही रह गया। नीलेश जी और नेताजी की आंखों में आंसू आ गए। हर माँ बाप का सपना होता बेटी की शादी, पर ऐसी शादी कभी नहीं सोची होगी। अंडस्को नीति की आवाज ने सबका ध्यान तोड़ा, जो कह रही थी, एक बार फिर सोच लो दी। अब सोचने का टाइम गया साली साहिबा, अब शादी होगी। अभय रहेका के पास आया और हाथ पकड़कर मंडप पर ले गया। रूही तो उसके पीछे खींची चली गई, उसे तो जैसे कुछ होश ही नहीं था। पंडित जी से मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए पंडित जी, अभय ने कहा। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया। जैसे जैसे पंडित जी बोल रहे थे, अभय रूही का हाथ पकड़कर सब कर रहा था, क्योंकि रूही को तो अभी भी होश नहीं था। फेरों के लिए खड़े हो जाए। अभय तो खड़ा हो गया, पर रूही वहीं बैठी रह गई। अभय को अब गुस्सा आ रहा था। उसने रूही को अपनी गोद में उठा लिया और फेरे लेने लगा। फेरों के बाद फिर बैठा दिया। कन्यादान कौन करेगा? पंडित जी बोले। कन्यादान के लिए नीलेश जी और नेताजी जी को उन दोनों के पास लाया गया। कन्यादान सबसे बड़ा सौभाग्य होता है माता पिता के लिए, पर ऐसा कन्यादान कभी नहीं सोचा था। नीलेश जी, नेताजी ने दोनों ने मिलकर कन्यादान किया। वधू की मांग माँ वधू के मांग में सिंदूर भरी है, अभिनव वैसा ही किया। रूहिका की मांग में सिंदूर लगाते ही वह बहुत खूबसूरत दिखने लगी थी। वधू को यह मंगलसूत्र पहनाए, मंगलसूत्र लेकर पहना दिया। अभय ने ऊपर से नीचे रूही को देखा, वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। अभय, कांग्रेचुलेशंस मिस, ओ माय मिस्टेक मैसेज। अभय रूहिका आर्यन। पंडित जी की दक्षिणा देकर विदा करो। अभय। एक गार्ड पंडित जी को बाहर ले गया। गार्ड को इशारा किया है रूही की फैमिली के सर से गन हटाने को। जैसे ही गन हटी, नीलेश जी, नीता जी और नीति तीनों भागकर रूही के पास आए। नीता जी, कुछ बोल बेटा। नीलेश जी उसके गाल थपथपाते बोले। रूही बोलो बेटा। इतने में उन्हें रूही का भरा महसूस हुआ। जब देखा रूही बेहोश है। उठ बेटा, क्या हुआ? अभय तीनों की आवाज से वहां आया, जो कि एक गार्ड से बात कर रहा था। उसने रूही को देखा, वह डर गया। जल्दी से उसके पास गया, गोद में उठाकर कहा, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। रूही को एक रूम में लेकर बिस्तर पर लेट दिया। नीलेश जी, नीताजी और नीति, अभय चारों रूम में थे। थोड़ी देर में डॉक्टर आई। डॉक्टर ने चेक किया, इन्हें किसी बात का सदमा लगा है, इंजेक्शन दे रही हूँ, आधे घंटे में होश आ जाएगा। सिर्फ इतना कहा, डॉक्टर चली गई। नीलेश जी, कौन हो तुम, क्यों किया ऐसा? नीलेश जी गुस्से में अभय की कॉलर पकड़कर बोले, मुझे जानना चाहते हैं तो सुनिए, मैं हूँ अभय आर्यन। नाम तो सुना ही होगा, उसके आगे आप अच्छे से जानते होंगे। अभय आर्यन, तीनों के मुंह से यही निकला। अभय आर्यन, आर्यन फैमिली के बड़े बेटे, कॉर्पोरेशन के CEO। तुम्हें तो बहुत अच्छी लड़की मिलती, इतने बड़े आदमी हो, पर मेरी बेटी क्यों? नीलेश जी बोले, जो मेरी है उसे मेरा ही होना है। ठीक कहा ना ससुर जी, अभय ने कहा।
अभय की यह बात सुनते कि वह अभय आर्यन है, उसकी कॉलर छोड़ दी। उन्होंने नेताजी की तरफ देखा। नेताजी ने पलकें झपका दी। धीरे धीरे रूही को होश आया। अभय ने देखा तो बस इतना ही कहा, जल्दी अपनी फैमिली से मिलकर नीचे आओ, ससुराल जाना है तुम्हारे। 1 घंटे बाद अभय और रूही गाड़ी में थे। रूही रो रही थी, भाई विदाई हुई है। अभय ने अपनी गांड से कहकर रूही की फैमिली को घर छुड़वा दिया था, जिससे वह गाड़ी में, जब से वह गाड़ी में बैठी थी बस रो ही रही थी। अभय का उसका रोना पसंद नहीं आए। ये आंसू बचा कर रखो, बाद में काम आएंगे। और अपना रुमाल देते हुए का, हुलिया ठीक करो, हम पहुँचने वाले हैं। समझ आई बात। कुछ देर में एक आलीशान बंगले के आगे रुकी, जो कि आर्यन विला था। गाड़ी के गेट पर आते हैं गार्ड ने मेन गेट खोल दिया। गाड़ी अंदर आकर रुकी। अभय ने रूहिका को देखा, जो नीचे मुंडी की हुई थी। नीचे सर किए हुए बैठी हुई रहोगी, अंदर चलना है, अभय की आवाज से। रूहिका ने सर ऊपर करके देखा कि कार रुक गई। हम कहाँ आ गए? रूहिका ने कहा। अभय उसे गुस्से से देखते हुए कहा, तुम्हारे ससुराल, अपने कपड़े ठीक करो, नीचे उतरो। रूहिका ने अपने आप को ठीक किया, बाहर निकल आई। अभय पहले ही बाहर खड़ा था। उसने नजरें उठाकर देखा तो सामने आलीशान सफेद पत्थर से बना महल जैसा बंगला था, जो करीब 4 से 5 एकड़ में फैला था। बड़ा सा गार्डन में झूला। रूहिका चारों साइड देख रही थी। अभय बोला, खड़ी रहोगी कि अंदर भी चलोगी? चलो जल्दी, इतनी धीरे धीरे क्यों चल रही हो? अभय पीछे चलती हुई रूहिका से कहा। कैसे चालू, ये लहंगा में बन ही नहीं रहा है। धीरे धीरे चलते हुए रूहिका ने कहा। अभी ने उसे गोद में उठा लिया और बंगले के और एंट्रांस तरफ चल पड़ा। रूहिका ने अभय से कहा, यह क्या कर रहे हो? तुम्हारे जितना टाइम नहीं है मेरे पास, तुम्हारा वेट करूं? अभय ने रूहिका से कहा। एक दूसरे से उलझते हुए दरवाजे तक आए। तभी एक रफ्तार आवाज आई, गुजनती है, वहीं रुक जाओ। आगे पढ़ने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। माफिया किंग की क्वीन क्राउन रेड हार्ट। कमेंट करिए, बताइए कैसी लगी स्टोरी। वेब लिंक्स 3 रूहिका का ससुराल। अभय और रूहिका एक दूसरे से उलझते हुए। तभी एक रौबदार आवाज गुजी, वहीं रुक जाओ। अब ये आवाज सुन अभय के पैर रुक गए। सामने पूरा परिवार खड़ा था। ये आवाज दादाजी की थी। रूहिका सबको देख डर गई। उसने अभय के कोट को काश के पकड़ लिया। अभय ने जब ये महसूस किया कि रूहिका डर रही है, उसने आराम से रूहिका को नीचे उतारा और उसका हाथ पकड़ लिया। रूहिका कभी अभय को देखती, कभी उसके हाथ को। राजवीर जी, ये लड़की कौन है? बीवी ही मेरी, अभय ने कहा। सब उसको शौक से देख रहे थे, क्योंकि जो लड़का शादी के नाम से भाग जाता है, वो शादी करके लड़की घर लाकर बोल रहा ही बीवी है, उसने शादी कर ली। अभय, आप सब मेरी शादी के पीछे पड़े थे न? तो कर ली शादी। बहू चाहिए थी, ले आया आपकी बहू। कर दी आपकी इच्छा पूरी। ऐसी शादी की जाती है। राजवीर जी ने कहा। प्यार करते हैं हम एक दूसरे से तो कर ली शादी। और मुझे नहीं लगा किसी को बताऊं, किसी को मेरी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे, मुझे नहीं पसंद। अभय, उसके ये कहने से वो दोनों प्यार करते ही वहाँ सब शौक थे। ये था रूही भी। वो अभय को देखने में लगी हुई थी। ये क्या ही कपूर साहब, अपने तो मेरी बेटी के साथ शादी के लिए कहा था ना? खन्ना बोले, तेज आवाज में बोले, जो कि लड़की वाले थे जो अभय को देखने आए थे। हमें भी नहीं पता था खन्ना साहब कि हमारा पोता किसी और से प्यार करता है, वरना हम आपको बुलाते ही नहीं। राजवीर जी ने उनसे कहा, क्योंकि कोई उनके सामने तेज आवाज में बात करे नहीं पसंद, अभय के अलावा। अभय, आपको ऐसा क्यों लगा मैं आपकी 2 कोड़ी की बेटी से शादी करूँगा? आप रिश्ता तो ऐसे ले आए जैसे मुझे पता ही न हो आपकी बेटी के बारे में। अच्छे से जानता हूँ आपकी बेटी कितनों की रात रागिन कर चुकी है। सब खन्ना और उसकी बेटी को देखने लगे। ये पता लगते ही खन्ना वहाँ से टाटा बाय बाय बोल लिया। वो ऐसा भागा, वो नायक में बोलता है न, ये तो धोती खोल रहा है। राधा जी ने रूहिका को देखा, जो कि सब कुछ और आश्चर्य से अभय और सबको देख रही थी। दादी, सवाल जवाब बाद में भी हो सकते ही, पहले बहू का गृह प्रवेश करिए। उन्होंने ज्योति जी से कहा। बहू की आरती करो, कब से खड़ी है, बहू कितनी थकी लग रही है। दादी के ये बोलते ही अभय की नजर रूहिका पर गई, जो थकी हुई लग रही थी। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था। ज्योति जी ने दोनों की आरती की ओर अंदर ले आई। राधा, हमारी बहू का सबसे परिचय करो, दादाजी ने दादी से कहा। दादी ने उसे सबसे मिलवाया।
रूहिका ने सबके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। भले ही शादी जबरदस्ती से हुई थी, पर उनमें उनका क्या दोष था। दिव्या से गले मिली। देवेश झुककर उसके पैर छूने लगा। रूहिका डरकर 2 कदम पीछे हो गई। आप क्या कर रहे हो रूहिका? आप मेरी भाभी है और भाभी माँ सामन होती है, उनके पैर छू रहा हूँ, देवेश ने कहा। रूहिका ने सबको देखा, फिर अभय को। अभय ने पिलके छपका दी। ज्योति जी ने उसका नाम पूछा। रूहिका, रूहिका ने कहा। भाभी आपका नेम तो बहुत प्यारा है, आपकी तरह हम आपको रूही बुलाएंगे। दिव्या। रूहिका की आंखें नम हो गई, काहे कि उसे घर की याद आ गई। रूही बस घर के लोग ही बुलाते थे। क्या हुआ बेटा? राधा जी ने पूछा। घर की याद आ गई ज्योति जी। हमें मुड़ी हिला दी रूही। तुम्हारे घर में पता है तुम्हारी शादी के बारे में? दादाजी। अभय जो इतनी देर से चुप था, उसने कहा, हाँ पता है। घर पर कौन कौन है बेटा? राधा जी, माँ, पापा और छोटी बहन रूही। हम भी तो तुम्हारा घर है अब। मुझे माँ समझना और इन्हें पापा। ये दादा दादी, इन दोनों को भाई बहन। अब मेरी एक बेटी नहीं 2 बेटियां हैं, ज्योति जी ने कहा। राधा जी ने कहा, चलो मंदिर में पूजा कर लेते हैं, कुछ रस्में भी बाकी है। मंदिर में रूही ने दिया जलाया, आरती की। नौकर एक पतीला लिया, दूध, पानी और गुलाब की पखुड़ी। दादी ने दोनों को उसके अगल बगल बैठाया। उसने अंगूठी डाली और कहा, जो पहले अंगूठी निकलेगा उसकी ही चलेगी लाइफ टाइम। देवेश, हाँ दादी विनती। तभी सब मुंह दबाकर हंस दिए। दादाजी उन सबको देखकर घूरने लगे। चलो चलो अंगूठी धुओ, मैं बहू की साइड हूँ, राधा जी बोली। मैं भाभी के, मैं भी भाभी के, मैं बहू के। सब रूहिका के साइड थे। बेचारा अभय सबको देखा और खुद से कहा, अंडस्को सबके सब दोगले हैं। दोनों ने हाथ पतीले में डाला। एक बार रूहिका जीती, 2 बार अभय। अभय सबको देखा और विनिंग स्माइल पास की। रूहिका ने उदास चेहरे से सबको देखा। सब उसका मासूमियत वाले फेस को देखकर बोले, कोई बात नहीं बेटा, खेल में ऐसा होता है पर असली जिंदगी में बीवी की ही चलती है। दीपक जी बोले। ज्योति जी उन्हें घूरकर देखने लगी। दीपक जी सकपका गए। देखना, जैसे दादा दादी से डरते हैं पापा मम्मी से, वैसे ही भाई भी अब भाभी से डरेंगे। देवेश। अभय उसे घूरने लगा। चलो बेटा, तुम थक गई होगी, रूम में ले जाओ दिव्या अपनी भाभी को, ज्योति जी बोली। मैं खाना रूम में भिजवा दूंगी। अभय को दादा और पापा ने स्टडी में बुला लिया। दिव्या रूही से बात करते हुए अभय के रूम में ले गई। अब यहाँ से आपको अंदर जाना है, क्योंकि भाई के रूम में कोई जाए उन्हें पसंद नहीं, दिव्या ने कहा और चली गई। रूही ने रूम का गेट खोला। गेट खोलते ही लाइट ऑन हो गई। वो डर गई। ये लाइट अपने आप कैसे चालू हो गई? वो धीरे धीरे अंदर आई। चारों साइड देखा। इतना बड़ा रूम, एक बड़ा सा बेड, सोफा, 2 डोर बने थे, एक शायद वॉशरूम था, एक वार्डरोब। बेड के सामने अभय की फोटो और पूरे रूम में सबकी फोटो थी। कुछ फैमिली फ्रेंड्स एक फोटो पर आकर नजर टिक गई। ये कौन है? ऐसा क्यों लग रहा है इसे कहीं देखा है? रूही। वो वही खड़े खड़े सोचने लगी। डोर नॉक हुआ। रूही ने गेट खोला। भाभी, ये कुछ कपड़े हैं, आप अभी यही पहन लो, कल हम शॉपिंग पर चल गए, दिव्या ने उसे अपना सूट देते हुए कहा। रूही ने ले लिए और थैंक्स कहा। गेट बंद किया और वॉशरूम वाला गेट खोला। 2 गेट थे वहाँ, समझ ही नहीं आया कौन सा वॉशरूम है। चेक किया, मिल गया। उसने दिव्या का सूट पहना। थोड़ी देर में बाहर आई। बाल गीले थे, मांग का सिंदूर फैला था। रोने की वजह से आंखें लाल हो रखी थी। फ्लैशबैक, जब वो वॉशरूम गई, सामने मिरर में अपना चेहरा देख सुबह का सारा दिन याद आ गया। वो वही दीवार पकड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। थोड़ा देर रोने के बाद वो चुप हुई। डरने वालों में से नहीं हूँ मैं, देखना आपने जो मेरे साथ किया है, ना नफरत है मुझे आपसे। नहाकर बाहर आ गई। फ्लैशबैक एंड। रूहिका मिरर के सामने खड़ी थी। अब रूहिका का सर घूमने लगा। उसने दीवार को पकड़ लिया और बेड पर बैठ गई। उसने इधर उधर मुड़ी की। बेड के पास पानी का जग रखा, देखा, उसे पानी पी। थोड़ा शांति मिली। उसको घर की याद आ रही थी। गेट खुलने की आवाज आई, पर रूहिका का ध्यान तो अपने में ही था। अभय ने उसे देखा और उसके पास आया, पर रूहिका अभी भी अपने होश में नहीं थी। अभय ने उसके हाथ से खींचते हुए दीवार से लगा दिया। एक एक शब्द चबाते हुए कहा, मेरे बेड पर बैठने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे बेड पर बैठो।
रूहिका खींचने से होश में आए जब अभय से ये सुना कि उसकी औकात नहीं है। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, हाँ नहीं है मेरी औकात, पर मैंने नहीं कहा था मुझे से शादी करो। अंडस्को थोड़ा तेज आवाज में बोली। अभय ने उसके गले को कसकर पकड़ते हुए कहा, मुझसे कोई ऊंची आवाज में बात करे मुझे जरा भी नहीं पसंद। रूहिका अपने हाथ से उसके कंधे पर मारने लगी। रूहिका को लगा आज उसका आखिरी दिन है। उसने कोशिश करना बंद कर दिया। उसकी आंखें बंद होने लगी। अभय ने जब देखा वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रही ही छक्के से छोड़ दिया। रूहिका वही जमीन पर बैठ गई, लंबी लंबी सांस लेने लगी। अभय उसके पास बैठ गया। मुझसे ऊंची आवाज में बात की आइंदा याद रखना, वरना तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को ऊपर भेजने में टाइम लगेगा। रूहिका ने जब सुना उसकी फैमिली तो वो डर गई। अभय ने उसको खड़ा किया और बालकनी में धक्का दे दिया। रूही सीधा जाकर दीवार से टकरा गई। उसके सर से खून निकलने लगा। अभय ने गेट बंद कर दिया और जाकर बिस्तर पर लेट गया। दरवाजा किसी ने खटखटाया। अभय ने एक नजर बालकनी के गेट को देखा और रूम का गेट खोलने चला गया। गेट में एक नौकर खाने की थाली लिए खड़ा था। सर, बड़ी मैडम ने ये खाना भिजवा है। अभय ने उस नौकर को वापस भेज दिया ये कहकर कि भूख नहीं है, और गेट बांध कर सोने चला गया। रूही कैसे भी करके उठी। उसने जब देखा कि गेट बंद है और उसको अभय ने बाहर निकल दिया है। उसने आसपास देखा, बहुत अंधेरा था। उसको बहुत डर लग रहा था। उसने गेट खुलवाने की कोशिश की पर अभय तक आवाज ही नहीं पहुंची। उसने अपने सूट का दुपट्टा अपने चारों साइड लपेटा और गेट के पास ही बैठ गई। उसके माथे का खून अब भी बह रहा था। उसने जैसे ही माथे पर हाथ रखा उसके हाथ पर खून लग गया। जब उसने खून देखा तो उसकी आंखों के सामने एक लड़की और एक लड़के की तस्वीर घूमने लगी। वो लड़की लड़के को सीने पर गोली चला रही थी। जैसे ही गोली चली वैसे ही रूहिका खून खून कहने लगी और बेहोश हो गई। सुबह के 5 बज रहे थे। अभय की नींद खुली। वो वॉशरूम गया और रूम से निकलकर जिम चला गया। 2 घंटे बाद जब उसने जिम कंप्लीट की और बाहर आया, 7 बज रहे थे। सब आरती के लिए तैयार हो गए थे। ज्योति जी ने जब अभय को देखा जो रूम में जा रहा था, अभय बेटा, रूही नहीं उठी। अभय ने जब ज्योति जी से रूही का जिक्र सुना तो वो जैसे होश में आया। उसे तो याद ही नहीं था कि रूही भी है जिसने उसे बालकनी में छोड़ दिया था। उसने ज्योति जी की तरफ हाँ कहा और रूम में चला गया। वो रूम में आकर बालकनी का गेट खोला। गेट खुलते ही रूही उसके पैर के पास आ गिरी। अभय ने नीचे देखा, रूही पैर के पास है। उसने जल्दी से नीचे झुककर रूही के गाल थपथपाया। उठो, पर रूही नहीं उठी। उसने रूही को जल्दी से गोद में उठाकर बेड पर लिटाया। उसने रूही का हाथ माथा चेक किया। वो पूरी ठंडी पड़ चुकी थी। उसकी सांस धीरे धीरे चल रही थी। उसने जल्दी से डॉक्टर को कॉल किया। नीचे सब नई बहू का इंतजार कर रहे थे कि वो आए, पर एंतो बहू आई ना बेटा। 5 मिनट्स में एक गार्ड डॉक्टर को लेकर आया। डॉक्टर को वहाँ देख सब पूछने लगे, क्या हुआ डॉक्टर आप? हाँ, मुझे मिस्टर अभय ने बुलाया है, डॉक्टर ने कहा। ये सुन सब घबरा गए। राजवीर जी। सब ऊपर अभय के रूम जाने लगे। गेट नोक भी नहीं किया। सब धड़ धड़ते हुए अंदर आ गए। सबने अंदर देखा तो अभय बेड पर बैठकर रूही के हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। जब गेट साइड देखा तो सब खड़े थे। उसने अपनी दोनों आंखों का बांध किया, फिर खोला। डॉक्टर को देख कहा, इसे चेक करो फास्ट। क्या हुआ बेटा? राधा जी ने कहा। पर अभय ने उन्हें देखा और पता नहीं, डॉक्टर चेक करके बताएंगे। बोलो भी क्या हुआ इसे? अभय ने गुस्से में कहा। सर, इनकी पल्स रेट बहुत कम चल रही है, हमें इन्हें ऑक्सीजन देना होगा। डॉक्टर ने कहा। तो मंगाओ उसे जल्दी। डॉक्टर ने अपनी टीम से हॉस्पिटल से ऑक्सीजन पंप मंगवा लिया। बेटा कल तो अच्छी थी, पता नहीं क्या हो गया, ज्योति जी ने कहा। कुछ नहीं होगा इति, तुम देखना हमारी बहू अच्छी हो जाएगी, दीपक जी ने कहा। वो प्यार से इति बुलाते थे। रूहिका को ऑक्सीजन दिया गया। जब उसकी सांस आई, देखिए सर ये बहुत कमजोर ही, इन्होंने शायद कुछ खाया नहीं है इसलिए बेहोश हो गई है। और आप इनका अच्छे से ध्यान रखना, ऐसे में ये डिप्रेस्ड भी हो सकती है। और मुझे लगता है ये अपने दिमाग में जड़ा जोर देती है जैसे कुछ याद करना चाहती हो।
क्या इनके पास्ट में कोई ऐसी घटना घटी हो, डॉक्टर ने कहा। सब अभय को देखने लगे। मुझे नहीं पता, उसने बस इतना ही कहा। अभय, भाभी को होश कब तक आएगा, देवेश ने कहा। इन्हें 1 घंटे में होश आ जाएगा, कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, इन्हें खाने के बाद दे दीजिएगा, डॉक्टर ने कहा और चला गया। अभय ने सबको नीचे जाने को कहा और खुद बालकनी में आकर किसी को कॉल किया। मुझे रूहिका की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, बचपन से लेकर अब तक सारी। आगे पढ़ने के लिए पढ़ते रहिए। माफिया किंग की क्वीन क्राउन रेड हार्ट। कमेंट करिए वेब लिंक्स फॉर शो के नीचे। रूहिका को सुबह 10 बजे होश आया। सामने सिलिक दिखी, उसने आसपास नजर दौड़ाई। सामने सोफे पर अभय बैठा लैपटॉप में कोई मीटिंग अटेंड कर रहा था। शायद कोई फॉरेनर मीटिंग थी, क्योंकि सारी बातें फॉरेन की लैंग्वेज में थी। अरे भाई, बिजनेसमैन है, माफिया है, आती ही होगी उसे। उसने अपने आप को देखा बेड पर है। उसे याद आया कल उसे अभय ने बालकनी में बंद कर दिया था। फिर उसे याद आया वो अभी बेड पर है। कल उसके बेड पर बैठने से अभय गुस्सा हो गया था और गला पकड़ लिया था। वो याद करते ही वो बेड से झटके से उठ गई। उसके पैर धरती पर रखते ही उसका सर चकराने लगा। अभय का ध्यान अभी भी नहीं था, क्योंकि सोफा थोड़ा दूर था। रूहिका जैसे तैसे बेड को पकड़कर वॉशरूम गई, उसका पूरा सर चकरा रहा था। अभय का ध्यान बेड साइड गया, वहाँ रूहिका को न देखकर घबरा गया। उसने पूरे रूम में देखा, रूही कहीं नहीं दिखी। वॉशरूम से आवाज आई। रूहिका वॉशरूम गई, दीवार को पकड़कर खड़ी हो गई। वो गिरने को हुई, उसने शैम्पू वाला स्टैंड पकड़ लिया। उस स्टैंड में जितना सामान था सारा गिर गया। उसकी आवाज सुनते ही अभय डायरेक्ट वॉशरूम में घुस गया। उसने देखा रूही दीवार के सहारे खड़ी थी। अभय उसके पास आया। ये देख रूही हड़बड़ा गई, गलती से सवार चालू हो गया। सवार में दोनों भीग रहे थे। अभय ने रूहिका को देखा, रूहिका ने भी अभय को देखा। दोनों की नजरें मिली। अभय के ऐसे देखते ही रूही ने नीचे नजरें कर ली। अभय उसके नीचे नजरें करते ही उसको बड़े प्यार से देखने लगा। उसने रूही को ऊपर से नीचे देखा। गीले होने की वजह से सारे कपड़े चिपक गए थे उसका फिगर। रूही थोड़ा थोड़ा कांप भी रही थी। उसने सवार बंद किया और रूही को गोद में उठाकर वॉशरूम से बाहर ले गया और दूसरे वाले गेट को पैरों से खोला और रूही को नीचे उतरा और कहा, कपड़े चेंज कर लो, और अपने कपड़े लिए और बाहर चला गया। रूही ने नजरें ऊपर की, अपने सामने देखा। उसके सामने एक मिनी सा मॉल था। वार्डरोब में तरह तरह के कपड़े थे। सारी सूट, वेस्टर्न पार्टी, डेली वियर, सारे उसी के साइज के थे। अभय के भी कपड़े थे। अब जल्दी आओगी या अंदर रहने का विचार है, अभय की आवाज आई। उसने जल्दी से एक सूट निकला और पहन लिया। अपने गीले कपड़े वही बकेट में डाले और बाहर आ गई। अभय ने उसका हाथ पकड़ा और सोफे पर बिठा दिया और खाने की प्लेट आगे कर दी। अभय ने पहले ही खाना मांगा कर रखा था। रूही ने अभय को देखा और फिर खाने को। अभय ने उसको ऐसा देखा तो कहा, खाना खाओ या तुम चाहती हो मैं अपने हाथ से खिलाऊं? रूही ने नमे सिर हिला दिया। अभय से प्लेट ले ली और खाना खाने लगी। अभय उसे ही देख रहा था। वो एक बच्चे की तरह ही खा रही थी। रूही जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। उसके गले में खाना अटक गया। वो खांसने लगी। अभय ने जल्दी से पानी पिलाया और कहा, आराम से खाओ, कहीं भागा नहीं जा रहा है खाना। रूही उसे ही देख रही थी। कल जो उसने किया वो तो मर जाती, आज इसे उसकी कितनी फिक्र हो रही है। अभय ने उसका मुंह पोंछते हुए कहा, तुम मुझे कभी नहीं समझ सकती। रूही की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ये आदमी मन की बात पढ़ सकता है। मैं सब कर सकता हूँ, अभय ने कहा। ज्यादा मत सोचो, दिमाग पर असर पड़ेगा। रूही ने उसे नजर हटाकर खाना खाया। अभय ने उसे दवाई दी और सोने को कहा और खुद वॉशरूम चला गया। जब वॉशरूम से आया, रूही वही खड़ी थी। तुम खड़ी क्यों हो? सोने कहा। अभय। रूही बालकनी साइड जाने लगी। कहाँ जा रही हो? वो अंडस्को। उसने बालकनी साइड उंगली दिखा दी। बेड ये है, यहाँ सो। अभय। नहीं, मैं ठीक हूँ, रूही और मन में सोची, कल जब बैठी बस थी तो गला पकड़ लिया था, सोने पर तो मर ही डालेगा। ज्यादा मत सोचो। अभय उसका हाथ पकड़कर बेड में लिटा दिया और कंबल ओढ़ा दिया और लैपटॉप लेकर सोफे में बैठ गया। रूही ने उसे देखा। ये आदमी को हुआ क्या है? इसने एक झटके में मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी।
मेरी फैमिली से दूर कर दिया। फैमिली याद करके उसे रोना आ गया। उसने आंखें बंद की। दवाई के असर से उसे जल्दी नींद आ गई। अभय ने उसके साइड देखा और गहरी सांस ली। काम करने लगा। उसका कॉल आया। उसने एक नज़र फोन को देखा और एक नज़र सोती हुई रूही को। उसने फोन उठा लिया। अपनी भरी आवाज में कहा, बोलो। वहाँ से कुछ बोला गया। अभय, हाँ मैं आता हूँ। उसने रूही को देखा और लैपटॉप बांध कर वार्डरोब चला गया। रेडी होकर आया। उसने ब्लैक कलर का ओवरकोट डाला हुआ था। सलीके से सेट बाल, हैंडसम लग रहा था। और रूही को देख नीचे चला गया। नीचे ज्योति जी और राधा जी आपस में कुछ बातें कर रही थी। उन दोनों ने अभय को देखा जो कहीं जा रहा था। ज्योति जी अभय से रूही के बारे पूछा तो अभय ने कहा, खाना खा लिया है, सो रही है, आप देख लीजिएगा, मैं बाहर जा रहा हूँ। अरे पर कहा, आज तो तू ऑफिस नहीं जा रहा था न राधा जी? हाँ पर कुछ काम आ गया ही, अर्जेंट मीटिंग है। अभय और बाहर चला गया। बॉडीगार्ड ने कार का गेट खोला। अभय उस पर बैठ गया। सारी कार एक के बाद एक आर्यन विला से बाहर निकल गई। एक सुनसान जंगल। उस जंगल में 10 से 15 कार लाइन से जंगल के अंदर जाते जा रही थी। जंगल के बीचों बीच एक बंगला बना हुआ था। बंगला देखने में काफी आलीशान था, पर भूतिया टाइप उस बंगले को देखकर काफी दरवानी वाइब्स आ रही थी। पूरे बंगले में हर जगह गार्ड ही गार्ड थे। उस बंगले की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि कोई परिंदा भी पर न मर सके। बंगले के बाहर बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, द किंग किंगडम। उस बंगले के सामने 10 से 15 कार रुकी। सारे गार्ड ने कार को देखकर जल्दी से अपना सर झुका लिया। बंगले का गेट इलेक्ट्रॉनिक था। इसे गेट खुल गया और सारी कार एक के बाद एक अंदर आई। एक गार्ड ने जल्दी से 6वीं कार का गेट खोला। एक लंबे पैर बाहर निकले, अच्छी क्वालिटी वाले जूते, काला पेंट। एक आदमी बाहर निकला जिसने काला बड़ा सा कोट। इस इंसान के आसपास अजीब सी वाइब आ रही थी। उस आदमी ने एक गार्ड से पूछा, कहाँ रखा है? एक गार्ड ने कहा, सर उसे बेसमेंट में रखा है। गार्ड के इतना कहते ही वो आदमी बड़े बड़े कदम लेकर बेसमेंट एरिया साइड चला गया। बेसमेंट में जाते ही वहाँ के गार्ड ने झुककर उससे कहा, सर उसने अभी तक कुछ नहीं कहा है। आदमी ने कहा, तुम्हें क्यों रखा है? कोल्ड डरवनी वॉइस में बोलो। सर हमने उसे 3rd डिग्री टॉर्चर किया, पर वो कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है, उस गार्ड ने डरते हो कहा। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा और अंदर चला गया। एक बड़े से जंगल में जो शहर से काफी दूरी पर था, पहाड़ों के बीच बनाया गया था। वहां पर 10 से 15 गाड़ी आकर रुकी। तब गाड़ी के बीच वाली कार बॉडीगार्ड ने तुरंत कार से निकालकर उस कार का डोर ओपन किया। उसमें से एक शख्स जो लंबा कद काठी वाला ब्लैक कोट पहनकर अपनी आंखों में सनग्लासेस लगाते हुए बड़े रोबदार तरीके से हाथ गन कर लेकर बाहर की तरफ निकला। सबसे बड़े और बेसमेंट में बने एरिया में जाता है और अंदर जाकर एक कुर्सी पर अपने दोनों पैर एक दूसरे पैर के ऊपर रखकर किसी राजा की तरह बैठ जाता है। उसके सामने एक आदमी को बड़े सी बर्फ में लेटा कर रखा हुआ था। वो आदमी बेहोश था। उसके शरीर से जगह जगह खून निकल रहा था। उस आदमी को इतना मारा गया था कि वो अधमरा हो गया था, पर फिर भी किसी को रहम नहीं था। वहाँ जितने भी लोग थे सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, इतने बेरहम थे वह लोग। आदमी ने गार्ड को इशारा किया। आदमी का इशारा समझते ही बेहोश पड़े आदमी पर पानी डाल दिया, जिससे वह होश में आया। उस आदमी को बर्फ पर से उठा गया। अधमरी हालत में उठते ही नहीं बना, वो गिर गया। गार्ड ने उसे अच्छे से बिठाया। बेहोश पड़े आदमी का नाम लक्की था। इसने आर्यन इंडस्ट्री के नए प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन राइवल कंपनी के बेचने वाला था। उससे पहले ही अभय को पता चल गया और फिर उसकी ये हालत हो गई। आप समझ ही गए होंगे कि वो आदमी कौन है, अपना हीरो अभय आर्यन। लक्की ने अभय को देखा। सर मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे, मैं पैसे की लालच में आ गया था, मैं ये से बहुत दूर चला जाऊंगा। अभय ने उसे देखा और कहा, माफी मेरी डिक्शनरी में नहीं है और लालच करना बुरी चीज है। तुम्हें यहाँ से दूर भेजने की तैयारी हो गई है। अभय ने ये कहा और उठ गया और अपनी गन से शूट कर दिया। क्लीन गार्ड को अपनी गन दी और बंगले के अंदर एक रूम में चला गया। उस रूम में डॉक्टर खड़े हुए थे। एक आदमी बिस्तर पर लेटा हुआ था। बहुत सारे इक्विपमेंट उसकी बॉडी में लगे हुए थे। ऑक्सीजन मास्क पहना हुआ था। बाजू में मशीन में उसकी हार्ट बीट बता रही थी। वो आदमी कोमा में था।
अभय को देख सारे डॉक्टर खड़े होकर सर झुका लिया। अभय उस बिस्तर पर लेट लड़के के पास गया। उसके पास जाकर खड़ा उस लड़के को देखकर डॉक्टर से कहा, कोई इम्प्रूवमेंट? नहीं सर, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है जब तक वो खुद से कोशिश नहीं करते, डॉक्टर ने कहा। हम जाओ यहाँ से, अभय के ये बोलते ही सारे डॉक्टर बाहर चले गए। अभय उस लड़के के पास बैठ गया। उठ जा, अब कब तक ऐसे रहने का इरादा है? अभय ने उस लड़के का हाथ पकड़ते हुए कहा। जिसने तेरे साथ ये किया है न उसको ऐसी सजा दूंगा, वो लड़की तिल तिल मरेगी, उसकी जिंदगी नरक बना दूंगा। अभय ने गुस्से में कहा। उसकी आंखों में इतना गुस्सा था कि किसी की भी अभी जान ले। अभय उठा और रूम के बाहर चला गया। वहाँ से एक रूम में गया। राका वहाँ इंतजार कर रहा था। राका, बॉस जो आपने कहा था मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। बोलो, अभय ने राका से कहा। वो इस समय रूम की बालकनी में खड़ा जंगल को देख रहा था। सर, मैडम की इन्फॉर्मेशन से ये पता चलता है कि ऋत्विक सर को मैडम के साथ बहुत बार देखा गया है, और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ऋत्विक सर किसी से इतना क्लोज नहीं थे जितना वो मैडम से थे। ऋत्विक वो लड़का जो कोमा में है, ये अभय का बेस्ट फ्रेंड और अभय के अंकल का बेटा जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो दीपक जी ने इसे गोद ले लिया और आर्यन फैमिली में अपने साथ रखा। इसका रूहिका के साथ क्या मैटर है ये बाद में पता चलेगा। ऋत्विक और रूही के करीब होने की बात सुनी तो उसका खून खोल गया। अभय ने राका से, और कुछ सर पर ये समझ नहीं आ रहा है। मैडम की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैडम अपना पास्ट भूल चुकी है, उन्हें कुछ भी याद नहीं है, और उनकी फैमिली की सिर्फ 1 साल की इन्फॉर्मेशन है। वो पहले कहा थे क्या करते थे कुछ नहीं पता। ऐसा लग रहा है जैसे कोई इन्फॉर्मेशन हाइड कर रहा है। राका, पता करो कौन है जो उन लोगों की इन्फॉर्मेशन हाइड कर रहा है। अभय ने बस इतना कहा और राका को जाने का इशारा किया। राका इशारा समझते ही वहाँ से चला गया। अभय ने अपनी आंखें बंद की, फिर कहा, बहुत जल्द याद आएगा तुम्हें, तुमने जो किया है उसकी तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। डॉक्टर से कुछ बात की और अभय वहाँ से निकल गया। अब शाम होने जा रही थी। अभय आर्यन विला आते हुए 7 बज गए थे। वो आर्यन विला के अंदर आया। रूहिका और ज्योति जी, राधा जी, दीपक जी और राजवीर जी और सामने दिव्या दिवेश को बेहोश करते देख रहे थे और हंस रहे थे। रूहिका भी उन लोगों को देख हंस रही थी। अभय रूहिका की हंसी देख रहा था, फिर उसे ऋत्विक की याद आई। वो गुस्से में देखने लगा। वहाँ सबको इग्नोर करके रूम में चला गया और रूहिका को ऊपर आने को बोला। सब उसको जाते हुए देख रहे थे। रूहिका ने सबको देखा और ऊपर चली गई। रूम का गेट खोलने से पहले उसने कितने ही भगवान को याद कर लिया था। गेट खोलते ही अभय ने उसके हाथ को खींचते हुए गेट से लगा दिया। दूर रहो, मेरी फैमिली से ज्यादा करीब जाने की कोशिश मत करो। उसने बहुत गुस्से में कहा। क्यों रहूं मैं उन सब से दूर? रूहिका ने कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारी जैसी लड़की मेरी फैमिली के करीब जाए जिसकी कोई औकात ही न हो। अभय ने उसे आंखें गुस्से में दिखते हुए कहा और उसका हाथ कंस कर पकड़ लिया। रूहिका की दर्द भरी आवाज। दर्द सहने की आदत डाल लो, अभय ने कहा और छटके से छोड़ दिया। रूहिका को फिर से जहां कल लगी थी वही माथे पर लग गई। सुबह तो अभय ने वो चोट बालों से छुपा दी थी जिससे किसी फैमिली वालों को न दिखे। फिर उसी जगह में लगने से खून निकलने लगा। वो खून देखकर डर गई और खून चिल्लाने लगी। अभय जो वॉशरूम से बाहर आया उसने रूही को देखा जो हाथों में लगे खून को देखकर डर रही थी। शायद उसे पैनिक अटैक आ रहे थे। अभय उसके पास आया और उसको गले लगते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ, शांत हो जाओ। रूहिका गले लगकर रोने लगी और सुबकते सुबकते सो गई। अभय ने उसे बेड पर लिटाया और हाथों को अच्छे से साफ किया। उसकी चोट पर दवाई लगाई। वॉशरूम चला गया, शॉवर ऑन किया। उसके नीचे खड़े होकर क्यों मैं उसके करीब चला जाता हूँ जब वो तकलीफ में होती है। मुझे तकलीफ होती है, नहीं मैं हार नहीं सकता। मुझे अपने दोस्त का बदला लेना है। जस्ट वेट एंड वॉच। आगे पढ़ने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। माफिया किंग की क्वीन क्राउन रेड हार्ट। कमेंट करिए, लाइक करिए। वेब लिंक्स 5 अभय का टॉर्चर। सुबह 6 बजे रूहिका की नींद खुली। वो उठी और पूरे रूम में नजर दौड़ाए, अभय कहीं नहीं दिखा। कल रात की याद आ गई। अभय ने उसके पैनिक होते ही गले लगाया था। उसे संभला था। उसने अपने माथे की पट्टी को हाथ लगाया। अंडरस्को
ये किसने किया, उन्होंने पति की क्या है, वो कुछ समझ ही नहीं आता। कभी लगता है जैसे वो मुझसे पता नहीं किस बात का बदला ले रहे हैं, कभी उनके पास रहने से सुकून मिलता है। सारे ख्याल दिमाग से हटाया और फ्रेश होने वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर में तैयार होकर नीचे चली गई। सबने आरती की और ज्योति जी रूही को किचन में ले गई। रूही ने नाश्ता बनाया। बेटा अभय कहाँ है? राधा जी ने पूछा। रूही से पूछा। मैं यहाँ हूँ दादी। अभय ने सीढ़ियों से उतरते हुए कहा और एक नजर रूही को देखा जिसने ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी, पर अभय को तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ा। वो जाकर डायरेक्ट अपनी चेयर पर बैठ गया। दिव्या ने खाने को देखा। वाह क्या खुशबू आ रही है। देवेश ने कहा। हाँ मोटी कहीं सारा खाना चाट एंड कर जाए, इससे पहले हमें शुरू करना चाहिए। भाई देखिए ये मुझे मोटी बोल रहा है। दिव्या ने अभय को देख देवेश की शिकायत की तो अभय ने देवेश को आंखें दिखाई। अभय की आंखें देख देवेश ने नीचे मुड़ी कर ली और कहा देख तो ऐसे रहे ही जैसे अपनी आंखों से मर डालेंगे। सही कहा। रूही ने देवेश की बात पर हाँ में हाँ मिलाई। सही कहा ना भाभी मैंने। देवेश ने बाजू में खड़ी रूही को देख कहा। तुम दोनों वहाँ क्या बात कर रहे हो, नाश्ता नहीं करना है? अभय ने कहा। हाँ दोनों वही आ गए। डिनिंग टेबल सब बैठे थे। रूही सबको खाना परोस रही थी। सबने खाना खाया, तारीफ भी की, पर मजाल है अभय ने कुछ बोला हो, उसके दिमाग में तो और कुछ और ही चल रहा था। सबने नाश्ता किया और रूम में रेडी होने चले गए। रूही भी रूम में आई। अभय को देखा जो अपनी टाई बना रहा था। अभय ने उससे कहा इधर आओ। रूही चुपचाप उसके पास चली गई। इसे बांधो, अभय ने उसे टाई देते हुए कहा। रूही ने उससे टाई ले ली और बंधाने लगी। अभय ने रूही की कमर को काशकर पकड़ लिया और अपने पास करते हुए कहा ये साड़ी पहनकर मेरे घर वालों को ये बताना चाहती हो कि तुम सती सावित्री हो? रूही ने उसे असमंजस में देखा और कहा क्या मतलब है आपका? साड़ी पहनकर अच्छी बहू होने का ढोंग कर रही हो ना? जिस दिन तुम्हारी सच्चाई पता चली उस दिन वो लोग तुम्हें इस घर से धक्का देकर निकल देंगे। अभय। रूही ने उसे सवालिया नजरों से कहा मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी सजा आप मुझे दे रहे हो? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, न कभी देखा है। आप मुझे कुछ याद नहीं है। उसने अपने दिमाग पर हाथ रख सोचने लगी। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। अभय ने उसे देखा और कहा याद आ जाएगा तुम्हें बहुत जल्द, और उसे वही छोड़कर चला गया। रूही सोच ही रही थी कि उसका फोन बजा। माँ नीता जी नाम फ्लैश हो रहा था। माँ कैसे हो आप? रूही मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसी है? सब ठीक ही न वहाँ? और वो माँ नीता जी। हाँ माँ सब ठीक ही, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं। रूही और वो माँ अच्छे हैं माँ। वो कुछ बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी रूही। बेटा एक बात याद रखना, सब अपने ही है, वहाँ तुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम हो उन्हें जरूर बताना। माँ हाँ माँ ऐसा लगता है जैसे हम इन सबको पहले से जानते हैं। रूही बेटा कभी कभी जैसा दिखता है वैसा हो। माँ नीति कहाँ है? रूही बस हॉस्पिटल गई है। माँ पापा। ये कहते हुए रूही की आवाज रुआशी हो गई। तेरे पापा की एक मीटिंग थी, बस वही गए हैं। माँ कुछ देर बाद की फिर फोन रख दिया। भाभी कहते दिव्या रूम में आई। हाँ बोलो। दिवी। रूही उसे प्यार से दिवी बोलती है। चलो न भाभी कहीं बाहर चले। दिव्या बाहर, पर अभी रूही। हम शॉपिंग पर चलते हैं। दिव्या पर मैंने तुम्हारे भैया से नहीं पूछा। रूही ने दिव्या से कहा। अरे भाभी भाई कुछ नहीं कहेंगे। दिव्या पर दीवी। अरे पर छोड़ो भाभी, चलो चलते हैं, रेडी हो आप? दिव्या ठीक है। रूही दोनों जल्दी ही रेडी हो गई, पर रूही के पास तो पैसे ही नहीं थे। दीदी हम जा तो रहे हैं पर पैसे नहीं है, मुझे तुम्हारे भाई से पैसे लेने होंगे। रूही ने कहा। ओके तो हम ऐसा करते हैं, हम पहले ऑफिस चलते हैं, वहाँ आप भाई से पैसे ले लेना, मैं भी थोड़ा बहुत ले लूंगी। दिव्या ने एक आंख दबते हुए कहा। दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। थोड़ी देर में ऑफिस।
पीछे पार्किंग से डायरेक्ट अभय के ऑफिस निकल गई। दोनों दिव्या तो बहुत बार आई पर रूही तो सब बिल्कुल ध्यान से देख रही थी। वो पहली बार देख रही हो। अभय के ऑफिस में लिफ्ट खुली पर अभय तो था ही नहीं, शायद वो किसी मीटिंग में गया था। दिव्या ने रूही को वही सोफे में बैठाया और खुद बाहर चली गई। रूही सब कुछ बड़े गौर से देख रही थी। अभय की टेबल के पास जाकर देखा, वहाँ एक फोटो फ्रेम था जिसमें 2 लोगों की फोटो लगी थी। 2 लड़के एक दूसरे के ऊपर लटके हुए थे। एक तो अभय था, दूसरा कौन था ये रूही को नहीं पता, पर मुझे पता है वो ऋत्विक था। उसने वो फोटो हाथ में ले ली और देखने लगी। बड़े गौर से अभय को देख रही थी। उसमें वो स्माइल कर रहा था और उसके ऊपर चढ़े हुए लड़के को देखकर स्माइल कर रहा था। गेट खुला, अभय अंदर आया। अचानक गेट खुलने से रूही घबरा गई और फोटो फ्रेम गिर गया। रूही के हाथ से फोटो फ्रेम गिर गया। फोटो फ्रेम गिरते ही चकनाचूर हो गया। अभय ने वो नीचे टूटे हुए फोटो फ्रेम को देखा, फिर रूहिका को उसने जल्दी से जाकर फोटो फ्रेम को उठा लिया। टूटे हुए कांच उसके हाथ में लग गए, उसे खून निकलने लगा। रूहिका ने ये देखा खून निकल रहा है, वो फिर पैनिक होने लगी। अभय बहुत गुस्से में था, उसने ध्यान ही नहीं दिया। उसने रूही का गुस्से में गले को पकड़कर काश कर दबा दिया। रूही उसे छोड़ने के लिए विनती करने लगी पर अभय को तो जैसे खून सवार हो गया था। उसने रूही को छोड़ा और हाथ काश कर पकड़कर लिफ्ट में ले गया। कार में बैठकर स्पीड से कार चलने लगा। रूहिका को बहुत डर लग रहा था। उसने आराम से चलने को कहा पर अभय स्पीड से गाड़ी चलते हुए द किंग KINGDAM बंगले में ले गया। गार्ड उसे देखकर जल्दी से गेट खोला और कार को अंदर आने दिया। कार रोककर रूही को खींचते हुए बेसमेंट रूम में ले गया। सारे गार्ड नीचे मुंडी किए हुए थे क्योंकि उनके बॉस बहुत गुस्से में थे। रूही को खींचते हुए एक रूम में ले गया। पूरे रूम में सिर्फ कांच ही कांच थे। अभय ने उसे खींचते हुए कांच में खड़ा कर दिया। रूही अभय के खींच कर लाने की वजह से उसकी सैंडल भी कहीं गिर गई थी। कांच खड़े होते ही रूही की एक चीख निकल गई। अभय वही रखी एक चेयर पर बैठ गया। मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से गिर गया वो अंडरस्को, रूही ने रोते हुए कहा। पर अभय को तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसको सिर्फ रूही को दर्द पहुंचना था। PLZZ माफ कर दो मुझे, मैं हाथ जोड़ती हूँ, रूही ने हाथ जोड़ते हुए कहा। रूही के पैर से खून निकलने लगा। पूरे कांच में खून ही खून लग रहा था। अभय उठा और रूही को खींचते हुए दूसरे रूम में ले गया। पूरे फर्श में खून ही खून बह रहा था। अभय ने रूही को एक खाली कांच के बने कंटेनर में छोड़ दिया। बाहर से गेट लॉक कर दिया और ऊपर से चूहे छोड़ दिए और खुद रूम के बाहर चला गया। प्लीज मत करो ऐसा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ अंडरस्को, रूही अभय ने सामने गिड़गिड़ा रही थी। अभय को उसकी ऐसी हालत देखकर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। चूहे देखकर रूही चीख पड़ी। उसे चूहों से बहुत डर लगता था। चूहे उसके शरीर में रेंग रहे थे। वो कभी पैर के पास छटकती, कभी सर के पास, कभी हाथ में तो कभी पेट पर। अंडरस्को प्लीज प्लीज अंडरस्को, बस उसके मुंह से एक ही आवाज निकल रही थी। सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, उसकी सांस ऊपर नीचे हो रही थी। चूहे धीरे धीरे ज्यादा बढ़ने लगे। रूही के शरीर में काटने के निशान थे, उसके शरीर से खून कहीं नीले पड़े निशान थे। रूही धीरे धीरे बेहोश हो गई। गार्ड जो उसे देख रहे थे उन्हें रूही पर तरस आ रहा था। वही राका भी खड़ा था। रूही को जब बेहोश देखा तो डर गया। उसने जल्दी से अभय को बुलाया और बताया रूही बेहोश हो गई है। अभय जल्दी से वहां आया। अभय ने कंटेनर का लॉक खोला और रूही को निकला। रूही को लेकर रूम में गया और जल्दी लेडी डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने रूही की पूरी बॉडी पर पट्टी की और अभय ने उसे एक इंजेक्शन दिया। उसने वो लगाया। अभय ने डॉक्टर को चूहे का एंटीडोट दिया था जो कि उसके पास अवेलेबल रहता था। डॉक्टर खुद से रूही की हालत देखते हुए बोली, अंडरस्को कैसा निर्णय इंसान है, किसी लड़की को भी नहीं छोड़ा, बेचारी कितने दर्द में है। रूही बेहोशी में भी यही शब्द बोल रही थी, अंडरस्को प्लीज छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। अभय उसे देख रहा था। उसके सीने पर दर्द होने लगा। रूहिका को देखकर उसे वो दिन याद आ गया जब उसने उसे पहली बार देखा था।
फ्लैशबैक अंडरस्को। बहुत तेज बारिश हो रही थी। अभय अपनी एक मीटिंग से आ रहा था। उसकी कार एक सिग्नल के पास आकर रुकी। अभी स्कूल के बच्चों की छुट्टी हुई थी। 4-5 बच्चे बारिश में भीगने से बच रहे थे। वो रोड क्रॉस करना चाहते थे। एक लड़की जो कब से ये देख रही थी वो बच्चों के पास आए और अपने दुपट्टे को उनके सर पर ढक दिया और रोड क्रॉस कराने लगी। अभय की नज़र उस लड़की पर पड़ी। वो उसे देखता ही रह गया। बड़ी बड़ी आंखें, तीखी नाक, लाल होठ, होठों के नीचे एक तिल जो उसकी सुंदरता को बढ़ा रहा हो, छोटा सा प्यारा सा बेदाग चेहरा। गर्दन से फिसलती पानी की बूंदें उसे देख अभय का गला सूखने लगा। लड़की बच्चों को रोड क्रॉस कराया। सारे बच्चे उसे खुश होकर गाल पर किस करने लगे। लड़की ने भी उन बच्चों को किस किया और किसी बात पर हंसने लगी। सिग्नल ग्रीन हुआ, गाड़ी आगे निकल गई। जब अभय ने देखा वो लड़की पीछे रह गई, अभय ने ड्राइवर को चिल्लाते हुए कहा, अंडरस्को, गाड़ी रोको। ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी रोक दी। अभय जल्दी से गाड़ी से उतरा। उसे देख बॉडीगार्ड भी गाड़ी से उतर गए। एक गार्ड ने जल्दी से छाता अभय के ऊपर रखा जिससे वो गीला न हो। अभय जल्दी से चलकर उसी जगह गया जहां वो लड़की थी। पर अब वहां वो लड़की थी, वो जा चुकी थी। शीट, कहाँ गई वो अंडरस्को? अभय ने इधर उधर देखा। कौन सर अंडरस्को? जैक ने कहा। अभय ने कुछ नहीं कहा और गाड़ी में बैठ गया। फ्लैशबैक एंड। अभय वो दिन याद कर रूही को देखा। अंडरस्को, तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम मिली तो मेरे दोस्त की गुनहगार बनकर। मेरे लिए मेरे दोस्त से बढ़कर कोई नहीं है। मेरा प्यार भी नहीं अंडरस्को। आगे पढ़ने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी, माफिया किंग की क्वीन क्राउन रेड हार्ट। कमेंट्स करिए, बताइए कैसी लगी स्टोरी। वेब लिंक 6 अमेरिका ट्रिप। मेरे लिए मेरे दोस्त से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मेरा प्यार भी नहीं। शाम होने चली थी पर रूहिका को अभी तक होश नहीं आया था। अभय वही सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। वही दूसरी तरफ अंडरस्को। दिव्या जब केबिन में वापस आई तो उसे रूही कहीं नहीं दिखी। अंडरस्को, ये भागी गई। नियम अंडरस्को, मैम, लेडी बॉस को सर कहीं ले गए हैं। ओह अच्छा, भाभी भाई साथ में है। ओके ठीक है अंडरस्को, दिव्या ने कहा और शॉपिंग पर चली गई। रोज मॉल काल्पनिक नाम। दिव्या अकेले ही शॉपिंग पर गई थी। उसका ऐसा कोई दोस्त ही नहीं था क्योंकि सब उसके पैसे से प्यार करते थे, इसलिए उसने कभी कोई दोस्त नहीं बनाए। कुछ कपड़े लेकर ट्रायल रूम में ले गई। जैसे ही गेट खोल अंदर गई और गेट लगने की कोशिश की, वैसे ही एक हाथ ने उसे रोक लिया और वो अंदर आकर गेट लगा दिया। यू मिस्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निकलो इधर से अंडरस्को, दिव्या ने उस लड़के को गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। उफ, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता अंडरस्को, उस लड़के ने दिव्या के गाल को सहलाते हुए कहा। दूर रहो मुझसे, समझ आई बात अंडरस्को, दिव्या ने उसका हाथ छटकते हुए कहा। लड़का उसके और पास आ गया। अंडरस्को, क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी अंडरस्को, दिव्या ने अपना चेहरा दूसरे साइड कर लिया। क्यों बात नहीं करनी मेरी सोना को अंडरस्को? उस लड़के ने दिव्या का चेहरा अपने साइड किया। तुम्हें उससे क्या, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए मैं तुमसे बात करूँ ना करूँ अंडरस्को, दिव्या ने नाराजगी से कहा। इतनी नाराजगी सोना अंडरस्को? उस लड़के ने बड़े प्यार से पूछा। हाँ अंडरस्को, दिव्या ने अपने गाल फूलते हुए कहा। वो इस टाइम बड़ी प्यारी लग रही थी। तो क्या किया जाए इस नाराजगी को दूर करने को अंडरस्को? उस लड़के ने दिव्या के गाल पर किस करते हुए कहा। दिव्या किस से शर्मा गई और उसके गले लग गई। लड़के के चेहरे पर स्माइल आ गई। हाय मेरी जान, शर्मते हुए कितनी प्यारी लगती है अंडरस्को, उस लड़के ने उसे गले लगते हुए कहा। अब अगर तुम गई ना तो देखना, बात ही नहीं करूंगी तुमसे अंडरस्को, दिव्या ने उसे हल्के से मरते हुए कहा। थोड़ी देर बंद एक होटल में वही लड़का और दिव्या बेड पर बैठे हुए थे। लड़का दिव्या की गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। हम कब घर पर बताएंगे अपने बारे में अंडरस्को, दिव्या ने कहा। बस कुछ दिन दीवी, फिर मैं तुम्हारे घर आऊँगा शादी की बात करने अंडरस्को, उस लड़के ने कहा। कब सक्षम अंडरस्को, दिव्या ने कहा। बस कुछ दिन और घर पर कुछ टेंशन है, बस वो दूर हो जाए फिर हम शादी कर लेंगे अंडरस्को, सक्षम ने कहा।
तो जानते हैं इनके बारे में। ये है सक्षम ओब्रोय डिजाइनिंग कंपनी के सीईओ। ये कंपनी इनके फादर ने चालू की थी और अब ये चला रहे हैं। ओब्रोय डिजाइनिंग ग्रुप ये कंपनी बड़े बड़े ब्रांड के कपड़े स्पॉन्सर्ड करती है। मॉडल से लेकर अमीर घराने तक की लड़कियां और औरतें ये से कपड़े डिजाइन करना पसंद करती है। दिव्या से इनकी मुलाकात एक कंपटीशन पर हुई थी जिसके चीफ गेस्ट था सक्षम। फिर दोनों में बात हुई और फिर प्यार। अब दोनों शादी करना चाहते हैं। अब अंडस्को सक्षम तुम्हें पता अभय भाई ने शादी कर ली अंडस्को, दिव्या ने कहा। क्या तुम्हारे बड़े भाई ने शादी कर ली अंडस्को सक्षम? हाँ, और मेरी भाभी बहुत प्यारी है अंडस्को दिव्या। मैं तुम्हें उनसे जरूर मिलवाऊंगी अंडस्को दिव्या। ओके अच्छा चलो अब चलते हैं, बहुत टाइम हो गया है अंडस्को सक्षम ने कहा। दोनों घर के लिए निकल गए। दूसरी तरफ द किंग KINGDAM रूही को होश नहीं आया था। रात के 10 बज गए थे। अब अभय को घबराहट हो रही थी। उसने डॉक्टर को कॉल किया। ये अभी तक होश में क्यों नहीं आई है अंडस्को? अभय ने डॉक्टर को गुस्से में पूछा। सर देखिए, मैंने उन्हें एंटीडोट दे दिया है पर उनको सदमा लगा हुआ है, उनके दिमाग पर असर पड़ा है जिससे उनका माइंड काम ही नहीं कर रहा है अंडस्को, डॉक्टर ने डरते और समझते हुए कहा। अभय को गुस्सा आ रहा था। अब उसने कहा अंडस्को तो क्या करूं? सर आप उन्हें कुछ दिन के लिए बाहर ले जाए, उन्हें खुश रखने की कोशिश करिए अंडस्को, डॉक्टर ने कहा। अभय ने फोन काट दिया। उसने राका को कॉल किया और कहा अंडस्को फ्लाइट रेडी करो, हम अमेरिका जा रहे हैं। ओके सर अंडस्को, राका ने कहा। अभय ने नियम को कॉल कर बता दिया और ऑफिस का ध्यान रखने बोला। फिर घर पर ज्योति जी को कॉल किया। आर्यन विला। ज्योति जी बार बार गेट के साइड अभय और रूही का इंतजार कर रही थी। क्या हुआ, आप बार बार दरवाजे साइड क्यों देख रही है अंडस्को? दीपक जी ने कहा। तो क्या करूं, ये दोनों अभी तक नहीं आए अंडस्को, ज्योति जी ने कहा। अरे तो आते होगे, कहीं चले गए होगे, दोनों की शादी हुई है, गए होगे कहीं अंडस्को, दीपक जी ने कहा। ज्योति जी का फोन बजा। उन्होंने देखा अभय का कॉल आया, जल्दी से उठा लिया। अंडस्को तुम दोनों ठीक हो? तुम दोनों कब तक आ रहे हो? कहाँ हो? माँ आप टेंशन मत लीजिए, हम दोनों ठीक है और मैं और रूही कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं अंडस्को, अभय ने उन्हें समझते हुए कहा। ठीक है आराम से जाना अंडस्को, ज्योति जी को अब तसल्ली हो गई। उन्होंने फोन रख दिया। मिल गई शांति अंडस्को, दीपक जी ने कहा। हाँ माँ हूँ न, इसलिए टेंशन होती है अंडस्को, ज्योति जी ने कहा। बड़े हो गए हैं अब वो लोग, शादी हो गई है अंडस्को, दीपक जी। माँ के लिए बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो, उनकी टेंशन हमेशा रहती है अंडस्को, ज्योति जी ने कहा। और हमारी अंडस्को, दीपक जी ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा। आप भी ना कहीं भी शुरू हो जाते ही शर्म तो कीजिए, बड़े बड़े बच्चे हैं अंडस्को, ज्योति जी ने उनका हाथ छुड़ाते हुए कहा। अरे तो क्या हुआ अंडस्को, दीपक जी उन्हें छेड़ते हुए कहा। अरे लव बर्ड्स देख लीजिए, हम सिंगल लोग भी हैं अंडस्को, दिवेश ने कहा। वो अभी अभी हॉस्पिटल से लौटा था। तू आ गया, चल फ्रेश हो जा, मैं गर्म गर्म खाना लगती हूँ अंडस्को, ज्योति जी ने कहा और किचन में चली गई। ये लड़का मेरे रोमांस के बीच में हाड़ी बनता है अंडस्को, दीपक जी मुंह बनते हुए बोले। वही दूसरी तरफ द किंग KINGDAM विला की छत पर एक चौपर रुका। बॉडीगार्ड ने चौपर का गेट खोला। अभय ने प्रीत को गोद में उठाया और चौपर में बैठाया, खुद उसके बाजू में आ गया। प्रीत तो अभी भी बेहोश थी। चौपर उड़ गया। थोड़ी देर में एयरपोर्ट में रुका। अभय उतरा और रूही को गोद में उठा लिया और अपनी पर्सनल एरोप्लेन में बैठ गया। रूही को लेकर अपने पर्सनल रूम में ले गया, उसे वहां बिस्तर पर लेटाया। ये प्लेन स्पेशल अभय के लिए बनी थी, जिसमें वो कहीं भी बिजनेस ट्रिप पर जा सकता था। वो और उसके बॉडीगार्ड आराम से रह सकते थे। अभय वही लैपटॉप में काम करने लगा। सुबह के 10 बजे रूही को होश आया। उसको अपनी कमर पर कुछ वजन सा महसूस हुआ। उसने बाजू में देखा, अभय उसे पकड़कर सो रहा है। रूही जल्दी से उससे दूर हो गई। खिसकने की वजह से उसके पैर पर झटका लगा, एक चीख निकल गई है। रूही की आवाज से अभय की नींद खुल गई। उसने जल्दी से उठकर रूही को देखा। अंडस्को क्या हुआ, तुम ठीक हो? इस टाइम अभय की आंखों में रूही के लिए सिर्फ फिक्र दिख रही थी। रूही ने उसे देखा, जल्दी से उससे दूर हो गई।
ये देख अभय को थोड़ा बुरा लगा। उसने कुछ नहीं कहा। रूही की नज़र रूम में गई। अभय ने देखा रूही रूम को देख रही ही तो उसने कहा अंडरस्को हम फ्लाइट में हैं। रूही उसे सवालिया नज़रों से देखा। अभय समझ गया वो क्या कहना चाहती हैं। अंडरस्को अमेरिका जा रहे हैं। रूही ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर में फ्लाइट टेक ऑफ हो जाएगी, तुम फ्रेश हो जाओ अंडरस्को, अभय ने कहा। रूही बैग से नीचे उतरने लगी। अभय ने जल्दी से उसे अपनी गोद में उठा लिया। अंडरस्को पैर में लगी है। रूही ने उसे देखा और एक अजीब सी स्माइल कर दी, जैसे कह रही हो दर्द देकर कह रहे हो लगी है। उस स्माइल को देखकर अभय समझ गया वो क्या कहना चाहती है। उसने कुछ नहीं कहा, उसे वॉशरूम में छोड़ा। कहा अंडरस्को कुछ ज़रूरत हो तो आवाज़ लगा देना, मैं बाहर हूँ, कपड़े ये रखे हुए हैं, और बाहर आ गया। थोड़ी देर में रूही वॉशरूम से आए। अभय ने उसे फिर बेड पर बैठाया और उसके पैर की पट्टी चेंज करने लगा। रूही ने जल्दी से अपना पैर खींच लिया। अभय ने उसे देखा, फिर उसके पैर को अपने हाथों से पकड़ा और पट्टी खोली। उसके घाव को देख अभय की आंख बंद हो गई। फिर उसने धीरे से घाव को साफ किया, पट्टी की। वही बेड के पास रखा फ़ोन उठा और कॉल किया, कुछ खाने को मंगवाया। थोड़ी देर में टेबल पर खाना लगा हुआ था। अंडरस्को खिचड़ी दाल रोटी। रूही ने खाने को देख मुंह बना लिया। अभय को उसे देख हंसी आ गई। उसने अपने मन में हंस लिया। जल्दी खाओ और ये दवाई लो अंडरस्को, अभय ने कहा। रूही ने कुछ नहीं कहा, खाना खाने लगी। वैसे भी कल से कुछ नहीं खाया था। दवाई ली। उसे घर की याद आ गई। जब वो बीमार पड़ती या चोट लगती, नीलेश जी पूरा घर सर पर उठा लेते, जैसे उनको चोट लगी हो उसका पूरा ख्याल रखते जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। रूही की आंखों में आंसू आ गए। अभय ने देखा, उसको बुरा लगा। वो उठकर बाहर चला गया। थोड़ी देर में फ्लाइट लैंड हुई। अभय ने फिर रूही को गोद में उठाया और नीचे उतरा। बॉडीगार्ड उन्हें कवर किए हुए थे, उन्हें कोई नहीं देख सकता था। अपनी कार में बैठकर अमेरिका वाले विला के लिए निकले। अभय का अमेरिका में भी एक घर था, क्योंकि वो अपनी बिजनेस ट्रिप में जाता रहता था। उसे होटल नहीं पसंद, इसलिए यह एक घर लिया था। 15-20 मिनट्स बाद एक विला के सामने आकर कार रुकी। अभय उतरा, फिर रूही को उतरा। रूही पूरे बंगले को देख रही थी। अभय लेकर अंदर आया, उसे वही हाल में लगे सोफे पर बैठा दिया और खुद भी वही बैठ गया। सारे नौकर सब बस रूही को ही देख रहे थे, क्योंकि आज तक अभय कभी किसी लड़की को नहीं लाया था। एक नौकर दोनों के लिए पानी लेकर आया। दोनों ने पानी लिया। थोड़ा देर बाद अभय रूही को रूम में ले गया। ये रूम भी उतना ही बड़ा था जितना आर्यन विला का अभय का रूम। ये आदमी इतना अमीर है, रूही ने मन में कहा। ये लो, तुम अपनी फैमिली से बात कर लो अंडरस्को, अभय ने अपना फ़ोन रूही की तरफ बढ़ते हुए कहा। रूही कभी फ़ोन को देखती, कभी अभय को। उसने क्या कहा, उसे लगा कुछ गलत सुन लिया। अभय ने रूही को देखा, फिर फ़ोन वहीं रख दिया और कहा अंडरस्को मैं वॉशरूम से आओ, जब तक बात खत्म हो जानी चाहिए, और वॉशरूम चला गया। रूही ने गेट बंद होते देखा, जल्दी से अपने घर फ़ोन लगाया। नीलेश जी ने फ़ोन उठाया। अंडरस्को हेलो। रूही नीलेश जी की आवाज़ सुनकर रोना आ गया। अंडरस्को पापा। बेटा तुम ठीक हो? तुम्हारा फ़ोन नहीं लगा रहा है, हम सब कितना परेशान हो गए थे। उसने कुछ किया तो नहीं ना अंडरस्को, नीलेश जी ने परेशान होते हुए कहा। हाँ पापा मैं ठीक हूँ अंडरस्को, रूही ने कहा। रो क्यों रहा है बच्चा अंडरस्को, नीलेश जी आपकी इतने दिन बाद आवाज़ सुनी ना अंडरस्को, रूही। थोड़ी देर बाद की फिर फ़ोन रख दिया। जब तक अभय भी आ गया था, उसने ब्लैक शर्ट, ब्लैक ब्लेजर, ब्लैक पैंट, मिरर के पास खड़ा होकर बाल बना रहा था। रूही उसे देख रही थी। अभय ने उसे देखा और उसके पास आया और कहा अंडरस्को तुम थोड़ी देर आराम कर लो, मेरी एक मीटिंग ही में वही जा रहा हूँ अंडरस्को, अभय ने अपना लैपटॉप बैग उठते हुए कहा। रूही इतनी देर से शांत थी, उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा था। ये बात अभय को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। आगे पढ़ने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी। माफिया किंग की क्वीन मुकुट दिल। कमेंट करिए, लाइक करिए, रेटिंग दीजिए। वेब लिंक 7 देवेश की बेशर्मी। अब रूही पूरे घर पर अकेली थी, बेड से उठ भी नहीं सकती थी। अभय ने उसके लिए एक मैड को वही रूम में बैठा कर रखा था। रूही को कोई काम हो तो वो उसे बोल सके। सख्त हिदायत दी कि रूही बेड से न उतरे। शाम को 4 बजे
अभय वापस आया। उसने प्रीत को देखा जो बैठकर बस एकटक दीवार को देख रही थी। उसने अपना फोन निकला और राका को MSG किया। फिर रूही के पास आया। अंडस्को, रेडी हो जाओ, हम कहीं जा रहे हैं अंडस्को, अभय ने उसे कहा। रूही ने उसे देखा पर कुछ कहा नहीं, वही बैठी रही। अभय ने गहरी सांस ली और कबर्ड से रूही के लिए एक प्यारा सा गाउन निकला और रूही को गोद में उठाकर वॉशरूम छोड़ा। अभय के उठाते ही रूही हड़बड़ा गई। उसने अभय को देखा। अभय ने उसे गाउन पकड़ते हुए कहा, अंडस्को जल्दी रेडी हो, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। और वॉशरूम का गेट लगा दिया। 15 मिनट्स बाद रूही वॉशरूम से बाहर आई। मिरर के सामने खड़ी हुई, वहाँ उसका सारा सामान था। वो रेडी हुई, हल्का मेकअप किया, वहाँ से नीचे आ गई। अभय सोफे बैठा अपना फोन चला रहा था। सैंडल की आवाज ने उसे सीढ़ियों पर देखने का इशारा किया। रूही जिसने प्लेन वाइट गाउन पहना था, सिंपल मेकअप, रेड लाइट लिपस्टिक, बहुत प्यारी लग रही थी। आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी। बस कमी थी तो एक स्माइल की जो पहले हमेशा रहती थी पर आज कहीं गायब है। अभय की नजरें तो जैसे रुकी गई थी। रूही नीचे आई, अपनी मुड़ी नीचे कर खड़ी हो गई। अभय ने उसे नीचे से ऊपर स्कैन किया, फिर रूही का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले गया। रूही उसके साथ चली गई। अभय ने रूही को गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। गाड़ी आगे बढ़ा दी। पीछे गार्ड्स दूर से ही नजर रखे हुए थे। गाड़ी में न तो अभय ने कुछ कहा, न ही रूही ने। अभय ड्राइविंग पर ही ध्यान दे रहा था। बीच में रूही को देख लेता, पर रूही तो बाहर देखने में मगन थी। समुंदर के किनारे आकर अभय की कार रुकी। रात के 7 बज रहे थे। इस टाइम कोई नहीं था। ये जंगल के थोड़ा अंदर साइड था, इसलिए ज्यादातर कोई नहीं आता था। वहाँ अभय गाड़ी से उतरा, फिर रूही के साइड का गेट खोला। रूही के हाथों को बड़े प्यार से पकड़ा और बाहर निकला। रूही बाहर निकली, चारों साइड देखा। समुद्र के किनारे छोटे छोटे जुगनू चमक रहे थे। चांद को रोशनी सारे जहां पर फैल रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अभय ने देखा रूही को अच्छा लगा तो उसे थोड़ा सुकून मिला। रूही ने अपना हाथ छुड़ाया और समुद्र के पास जाने लगी, पर अभय ने उसे रोक लिया और कहा, अंडस्को बाद में चलते ही, वहाँ पहले डिनर कर ले। रूही उसे देखने लगी। अभय ने उसे एक साइड इशारा किया। वहाँ पर टेबल और चेयर लगे हुए थे। अभय रूही को लेकर वहाँ आया। उसने एक चेयर को खींचा और रूही को इशारा किया बैठने का। रूही अभय को देखा, फिर बैठ गई। अभय सामने लगी चेयर पर बैठ गया। उसने रूही की और अपनी प्लेट में खाना परोसा। सारा खाना रूही की पसंद का था। रूही ने अभय को देखा। अभय ने उसे खाने का इशारा किया। रूही ने खाना स्टार्ट किया। उसने थोड़ा बहुत खाया। अभय को देखा जो उसे देख रहा था। अभय उठा और रूही के आगे हाथ बढ़ाया। रूही ने उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया। अभय ने एक चुटकी बजाई, म्यूजिक ऑन हो गया। गाना बजते ही अभय रूही को लेकर डांस करने लगा। दोनों को देखकर कोई भी बोल दे, परफेक्ट कपल। तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी में जर्द सितारा। ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी में जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। कहीं किसी भी गली में जाऊं, मैं तेरी खुशबू से टकराऊं। अभय ने रूही को डांस करते हुए उसकी पीठ से लगते हुए उसकी गर्दन पर सांस छोड़ा। रूही की आंखें अपने आप बंद हो गई। मैं हर रात जो आता है मुझे, वो ख्वाब तू तेरा मेरा मिलना। पर फिर रूही ने आंखें खोली और गुस्से से अभय को खुद से दूर किया। अभय 2 कदम पीछे हो गया। वो तैयार ही नहीं था इसके लिए। उसने रूही को देखा जो गुस्से में उसे ही देख रही थी। क्यों कर रहे हो ऐसा? कभी दर्द देते हो, कभी खुद ही घाव को भरते हो। क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या किया है मैंने जिसकी सजा तुम दे रहे हो? मरना है मुझे, मर लो अंडस्को। रूही वही रोते हुए घुटनों के बाल बैठ गई। PLZZ PLZZ PLZZ। बहुत देर तक रूही रो रही थी। अभय ने उसे रोने दिया, शायद रोने से उसके दिमाग पर असर हो। अभय ने रूही के पास आकर उसकी गर्दन से एक नस दबा दी जिससे वो वही बेहोश हो गई। अभय ने उठाया और गार्ड को इशारा किया। गार्ड्स ने जल्दी गाड़ी का डोर खोला। अभय रूही को लेकर बैठ गया। रूही अभय की गोद में बेहोश थी। अभय ने रूही के गाल पर आंसू को पोंछा और कहा, अंडस्को इतने दर्द में तुम हार गई। अभी तो दर्द शुरू हुआ है, बहुत दर्द झेलना है अभी तुम्हें।
गाड़ी विला के बाहर रुकी। अभय रूही को लेकर उतरा और रूम में चला गया। उसने रूही को बेड पर लेटाया, उसकी सैंडल उतारी, कंबल से कवर किया और स्टडी रूम में चला गया। राका उसका वहाँ वेट कर रहा था। क्या पता चला अंडस को? अभय ने वहीं रखे सोफे में किसी राजा को तरह बैठ गया। सर, हमारे आदमियों ने बताया है मैडम वहाँ अकेले नहीं गई थी, उनकी एक कॉलेज ट्रिप थी। अंडस को, राका ने कहा। और अंडस को? अभय ने कहा। सर, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैडम सर से सिर्फ ट्रिप में ही मिली थी और उसके पहले कभी मैडम को नहीं देखा गया सर के साथ मैडम। अंडस को, राका के कहा। अब सर, न तो मैडम को सर के साथ देखा गया, न ही सर को मैडम के साथ। फिर मैडम और सर ट्रिप पर ही मिले थे। अंडस को, राका ने फिर कहा। वो दोनों जब भी मिले हो, आज ऋत्विक की जो हालत है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से। अंडस को, अभय की आंखों में गुस्सा आ गया। बॉस, मुझे लगता है मैडम बेकसूर है। अंडस को, राका ने डरते हुए कहा। तुम्हारे लगने न लगने से फर्क नहीं पड़ता, सारे सबूत उसके खिलाफ है, सारी इन्फॉर्मेशन तो तुम ही लाए हो। अंडस को, अभय ने राका को देखकर कहा। सर, मैं फिर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता हूँ। अंडस को, राका ने कहा। आज तुम उस लड़की के लिए अपनी काबिलियत पर शक कर रहे हो। अंडस को, अभय ने कहा। बॉस, कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो रही है। मैडम की इन्फॉर्मेशन छुपना ये तो कोई बड़ा इंसान ही कर सकता है। मैडम की फैमिली तो मिडिल क्लास है। सर, फैमिली की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कहने को तो मैडम के फादर का एक छोटा सा बिजनेस है सर, पर कोई नहीं जानता वो क्या करते हैं। अंडस को, राका ने अपनी आशंका जताते हुए कहा। अभय राका को देखने लगा। राका ने कहा। अंडस को, बॉस, इस बार मैं खुद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर वो बेकसूर नहीं हुई तो। अंडस को, अभय ने कहा। बॉस, जैसा आप कहें। अंडस को, राका ने नजरें नीची करते हुए कहा। हम जाओ। अंडस को, अभय ने कहा। राका वहाँ से चला गया। अगर तुम बेकसूर हो तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, पर नहीं, तुम बेकसूर नहीं हो। तुमने जो किया है उसकी सजा बहुत बड़ी है। अंडस को, अभय ने खुद से गुस्से में कहा। खिड़की के पास जाकर सिगरेट जलाए और काश भरने लगा। उसने पूरी रात स्टडी रूम में बीता दी। ऐसे ही 2 दिन गुजर गए। न तो अभय ने रूही से बात की, न रूही ने कुछ कहा। आज इंडिया वापस जाना था। अभय रूही दोनों एयरपोर्ट पहुंचे। दोनों प्लेन में अपनी अपनी सीट में बैठ गए। रूही को अब डर लग रहा था। आते टाइम तो समझ नहीं आया था क्योंकि वो बेहोश थी और उस टाइम उठी थी, पर अब वो पूरे होश हवास में थी। फ्लाइट टेक ऑफ होने लगी। सीट बेल्ट लगाई, पर फिर भी उसे डर लग रहा था। जैसे ही उड़ान भरने को हुई, रूही ने अभय का हाथ काश कर पकड़ लिया। अभय ने रूही को देखा जिसने डर से अपनी आंखें बंद रखी थी। रूही को पता ही नहीं चला कब उसके नाखून अभय के हाथ चुभ गए, पर अभय ने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन रात हो गई थी पहुंचते हुए। फ्लाइट लैंड हुई। अभय और रूही दोनों आर्यन विला के लिए निकल गए। रूही ने सिंपल सा सूट पहना हुआ था। आर्यन विला में कार आकर रुकी। दोनों बाहर निकले। दोनों एंट्रेंस गेट से अंदर जाने लगे। एक आवाज आई। ज्योति जी आरती की थाल लिए खड़ी थी। अंडस को, अरे रुको। दोनों की आरती की। रूही ने अपने सर पर दुपट्टा रख लिया। माँ, ये सब हम पहली बार नहीं आ रहे हैं। अंडस को, अभय ने कहा। तू चुप कर खड़ा रह। अंडस को, ज्योति जी ने दोनों की नजर उतारी और नौकर को देते हुए कहा, ये जाकर जला दो। अब आओ दोनों अंदर। अंडस को, ज्योति जी ने कहा। रूही ने सबके पैर छुए आशीर्वाद लिया। नौकर पानी लेकर आया। कैसा था बेटा, सब घूम लिया? अंडस को, ज्योति जी ने रूही से पूछा। मम्मा घूमने थोड़ा गए थे, हनीमून पर गए थे। हनीमून पर कोई घूमता ही क्या? अंडस को, देवेश तपाक से बोला। उसकी बात सुन रूही आंखें बड़ी बड़ी करके देवेश को देखने लगी, फिर जल्दी से उठकर खड़ी हुई और बोली, अंडस को, मैं रूम में फ्रेश होकर आती हूँ। और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए रूम में चली गई। सब देवेश को घूरने लगे। अरे मैंने क्या गलत कहा? नई नई शादी हुई है, हनीमून पर ही जाते हैं लोग। अंडस को, देवेश ने कहा। तू अपना मुंह नहीं बंद कर सकता? अंडस को, दिव्या ने कहा। अरे मैंने कौन सा गलत कहा? अंडस को, देवेश ने अभय का हाथ ऊपर करते हुए कहा जिसमें रूही के नाखून के निशान थे। उसे ऐसा करते देख सबको शर्म आ गई, पर देवेश वो तो बेशर्मों की तरह बोला जा रहा था। लगता है तुम्हारे हॉस्पिटल में काम कम पड़ गया है। अंडस को, अभय ने देवेश को देखा।
बेचारे को अब रियलाइज हुआ उसने कुछ ज्यादा बोल दिया। नहीं, बहुत कम है अंडरस्कोर। जल्दी से रूम में भाग गया। ये लड़का कब बड़ा होगा पता नहीं, कैसे डॉक्टर बन गया अंडरस्कोर। राधा जी ने कहा। बेटा खाना अंडरस्कोर, रिद्धि जी ने पूछा। माँ हमने खाना खा लिया अंडरस्कोर, अभय ने कहा। अभय भी रूम में चला गया। अभय रूम में आया, बेड पर देखा रूही बेड पर सो रही थी। वो वॉशरूम गया, फ्रेश हुआ, बैग के पास आया, उसने रूही छटके से उठा दिया और बैग के नीचे पटक दिया। आहे अंडरस्कोर, रूही दर्द से करहती हुई उठी। सामने खड़े अभय को देखा। अंडरस्कोर, तुम्हारी इतनी औकात नहीं, मेरे बेड पर सो। उसके मुंह पर एक तकिया मरते हुए कहा अंडरस्कोर, तुम्हारी यही औकात है। और खुद बेड पर आकर लाइट ऑफ करके सो गया। रूही ने तकिया लिया, वही जमीन पर रख कर लेट गई। जमीन पर मेट बिछा हुआ था तो उसे नीचे बिछने की जरूरत नहीं पड़ी। लेट हुए वो बस यही सोच रही थी अंडरस्कोर, क्या किया मैंने ऐसा जिससे ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे ही मेरे साथ अंडरस्कोर। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। बस बहुत हुआ, जितना कमज़ोर होगी उतना ये मुझे कमज़ोर करेंगे। मुझे कमज़ोर नहीं होना है, अब मैं पता करके रहूँगी क्या वजह है ऐसी ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। मैं भी तैयार हूँ, जितना दर्द देना है दे दो, मैं तैयार हूँ। अब ये रूही आपके दर्द का सामना करने को तैयार है अंडरस्कोर। रूही ने खुद में एक प्रॉमिस कर लिया खुद से। फिर थोड़ी देर में नींद आ गई। आगे का कल, आगे पढ़ने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी। माफिया किंग की क्वीन क्राउन रेड हार्ट। कमेंट करिए, लाइक करिए। वेब लिंक 8 कॉलेज। रूही ने सोच लिया था अब वो पता करके रहेगी। दूसरे दिन रूही की नींद खुली, उसने बेड पर देखा अभय सो रहा था। जल्दी से उठकर नीचे गई, पूजा की लंच तैयार करने लगी। सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर लंच कर रहे थे। वो दादाजी मुझे कुछ बात करनी है अंडरस्कोर, रूही ने गायत्री जी से कहा। अभय के साथ साथ सब उसे देखने लगे। वो मुझे अपना कॉलेज ज्वाइन करना है अंडरस्कोर, रूही ने कहा। जरूरत नहीं है अंडरस्कोर, अभय ने तपाक से कह दिया। रूही का मन उदास हो गया क्योंकि उसे लगा अभय दादाजी के सामने माना नहीं करेगा, इसलिए उसने ये बात सबके सामने कही। क्यों जरूरत नहीं है अंडरस्कोर, दादाजी ने अपनी रौबदार आवाज में कहा। बेटा आप अपना कॉलेज कंप्लीट करिए, जैसे दिव्या है वैसे ही तुम भी हो अंडरस्कोर, दादी ने कहा। अभय ने कुछ नहीं कहा पर अंदर ही अंदर वो उबाल रहा था। सबका ब्रेकफास्ट हुआ। अभय ने रूही को रूम में आने का इशारा किया, खुद सीढ़ियां चढ़ते हुए चला गया। रूही डर तो रही थी पर फिर हिम्मत रखकर रूम में चली गई। जैसे ही गेट खोल अंदर आई, अभय ने उसे दीवार से लगा दिया। अंडरस्कोर, जानबूझकर तुमने कॉलेज जाने की बात सबके सामने कही, अभय ने दांत पिसते हुए कहा। रूही उससे छुटने की कोशिश करने लगी। वो जितनी कोशिश करती अभय उसे और काश कर पकड़ लेता। उसने छुटने की कोशिश बंद कर दी और अभय की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ सही समझे अंडरस्कोर, रूही ने डरते हुए पर अपनी आवाज को बुलंद करते हुए कहा। अभय को गुस्सा आ गया क्योंकि आज तक अभय से किसी ने नजरें मिलाकर बात नहीं की थी। रूही तो उसे जवाब दे रही थी। उसने गुस्से में रूही के होठों पर हौसली किस करने लगा। रूही उसे मरने के लिए हाथ ऊपर किया पर अभय के पकड़ने की वजह से वो नहीं कर पा रही थी। रूही की आंखों से आंसू आने लगे पर अभय को फर्क ही नहीं पड़ा। 15 मिनट बाद उसने छोड़ा और कहा, अंडरस्कोर, आइंदा मुझसे नजरें नीची करके बात करना, समझ आई बात। कॉलेज जाना ही जाओ पर एक बात याद रखना, मेरी नज़र तुम्हारे ऊपर है और हाँ तुम्हें कॉलेज की वजह से घर में कोई काम नहीं रुकना चाहिए। सुबह ब्रेकफास्ट तुम बनाओगी, रात का डिनर भी तुम बनाओगी, मेरे सारे काम तुम करोगी। सुबह मेरे कपड़े प्रेस करके बेड पर चाहिए। अगर कोई काम चोरी की तो इसकी सजा के लिए तैयार रहना। उसे छोड़ नीचे चला गया। रूही वही दीवार से टिककर बैठ गई, जोर जोर से रोने लगी पर उसकी आवाज़ सुनने को कोई नहीं था। YRR पूरा रूम साउंड प्रूफ था। थोड़ी देर बाद रूही ने अपना हुलिया ठीक किया और बाहर आ गई। तब तक सब ऑफिस जा चुके थे। बेटा कब से कॉलेज जाना है अंडरस्कोर, दादी ने पूछा। कल से अंडरस्कोर, उसने कहा। ठीक है बेटा तैयारी कर लो अंडरस्कोर, दादी ने कहा और रूम में चली गई। ये दिन तो ऐसे ही निकल गया। शाम के 6 बज रहे थे। सबके ऑफिस से आने का टाइम हो गया था।
एक कार आकर आर्यन विला में रुकी। अभय बड़े रोबदर तरीके से बाहर निकला। दूसरी गाड़ी में दीपक जी, दोनों अंदर आए। रूही ने दोनों को पानी दिया। कल हमारे बिजनेस पार्टनर की बेटी का बर्थडे का खास तौर पर बुलाया है अंडरस्को, दीपक जी ने कहा। दादाजी ने कहा अंडरस्को, कल हम नहीं जा पाएंगे। मेरा भी मन नहीं है अंडरस्को, दीपक जी ने कहा। एक काम करो, बच्चे चले जाएंगे अंडरस्को, दादी ने कहा। हाँ ऐसा कर लेते हैं अंडरस्को, ज्योति जी ने कहा। तुम चारों वहाँ चले जाना अंडरस्को, दादाजी ने कहा। ठीक, अभय ने सिर्फ इतना कहा। वाह, पार्टी में अभी से तैयारी कर लेती हूँ अंडरस्को, दिव्या खुश होते हुए बोली क्योंकि उसे पार्टी बड़ी पसंद थी। देवेश ने कहा अंडरस्को, हाँ कर ले मेकअप वरना वो लोग तेरी ऐसी शक्ल देखकर डर जाएंगे। तू चुप कर अंडरस्को, दिव्या के कहा। अरे सही तो कहा अंडरस्को, देवेश ने कहा। भाई देखो इसे अंडरस्को, दिव्या ने अभय से कहा। अभय ने उसे आंख दिखा दी। देवेश रूही के पीछे छुपते हुए कहा अंडरस्को, मेरे पास इससे बड़ा हथियार है। रूही जो चाय ला रही थी उसके ऐसा करने से हड़बड़ा गई, चाय उसके हाथ में गिर गई, पूरी चाय की ट्राई जमीन पर गिर गई। रूही की एक दबी सी आवाज निकल गई। सॉरी भाभी अंडरस्को, देवेश ने जल्दी से रूही का हाथ पकड़ा। अभय और बाकी सब भी आ गए। अभय ने रूही का हाथ देखा और खुद पकड़कर कहा अंडरस्को, जल्दी बर्फ लाओ। एक नौकर बर्फ लेने चला गया। देवेश फर्स्ट एड बॉक्स में एंटीसेप्टिक क्रीम लेने चला गया। अभय रूही के हाथ में बर्फ लगते हुए बड़ा परेशान लग रहा था। उसके चेहरे पर रूही के लिए फिक्र रूही को भी दिख रही थी। उसे अच्छा लग रहा था अभय उसकी केयर कर रहा है। आराम से नहीं चल सकती क्या अंडरस्को, अभय ने बर्फ लगाते हुए कहा और फिर देवेश की तरफ देखकर कहा अंडरस्को, तुम यहाँ वहाँ फुदकते रहते हो, बड़े हो गए हो, छोटे बच्चे नहीं हो जो हर बात पर कूदते रहो। देवेश उसकी सारी बातें नीचे मुड़ी किए हुए सुन रहा था। कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं लगी है अंडरस्को, रूही ने देवेश का चेहरा लटका देखा तो कहा। सॉरी भाभी, मेरी वजह से आपको लग गई अंडरस्को, देवेश ने कहा। अरे जब पेशेंट का ऑपरेशन करते हो तो उसे सॉरी बोलते हो। सॉरी मैंने आपको इतना बड़ा काट दे दिया अंडरस्को, रूही ने मजाकिया लहजे में कहा। देवेश भी हंस दिया। अभय ने उसे देखा। इस लड़की को लगी ये नहीं दिख रहा है, इसे मजाक सूझ रहा है। पर फिर भी भाभी सॉरी, अगर मैं मस्ती नहीं करता तो नहीं लगती आपको अंडरस्को, देवेश के कहा। अरे आप मस्ती करते हो तो सबके चेहरे में स्माइल आ जाती है, वरना सब बोरिंग ही है अंडरस्को। ये बात उसने अभय को देखकर कही। अभय उसे एक आईब्रो ऊपर करके देखा। सच्ची भाभी अंडरस्को, देवेश ने कहा। हाँ अंडरस्को, रूही और मैं अंडरस्को, दिव्या भी बोली। अरे आप दोनों की वजह से इस घर में स्माइल आती है अंडरस्को, रूही ने दोनों को प्यार से कहा। दोनों उसके आजू बाजू बैठ गए। अभय को वहां से इतना दूर कर दिया। अभय ने जब रूही और देवेश को पास में देखा, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा। फिर मन में कड़वाहट लाते हुए कहा अंडरस्को, लोगों को अपने जाल में कैसे फंसते हैं, कोई इससे सीखे, और ऊपर चला गया। दूसरे दिन आज रूही कॉलेज जाने वाली थी। सुबह रेडी होकर पूजा की किचन में नौकर को ब्रेकफास्ट बताया क्या बनेगा आज। फिर खुद अभय की कॉफी बनाई। कॉफी लेकर रूम में गई। अभय के कपड़े निकाले और वही टेबल पर रख दिया। प्रास को निकलकर गर्म होने रख दिया। अभय को उठाने लगी। रूही अपनी मीठी सी आवाज में बोली अंडरस्को, सुनिए उठ जाइए। अभय की आंख खुली तो सबसे पहला चेहरा रूही का दिखा। उसे देख स्माइल आ गई। उसने रूही का हाथ पकड़ा और अपने ऊपर खींचकर उसे अपने नीचे कर लिया। ये इतने जल्दी हुआ समझ ही नहीं आया रूही को क्या हुआ। अभय उसके गार्डन पर अपने सख्त होंठ को फिराने लगा। रूही उसे बस महसूस कर रही थी। जब भी अभय उसके करीब होता उसे एक सुकून मिलता जो उसे कहीं नहीं मिला। शायद इतना सब होने पर भी उसके दिल में अभय के लिए एक छोटा सा सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था। उसकी केयर करना उसे अच्छा लगता है। जब वो डांटता है तो लगता है जैसे उसके पापा उसे डांट रहे हो। उसका हमेशा से सपना रहा है उसका होने वाला हमसफर ऐसा हो जो बिल्कुल उसके पापा की तरह केयर करे, फिक्र करे। अभय भी तो ऐसा है, पर क्या वजह है उसकी वो उसे तकलीफ देता है। यही सब सोच रही थी कि अभय ने उसे नेक पर काट दिया। हा रूही की आवाज सुन। अभय अपने होश में आया। उसे लगा वो सपना देख रहा था, इसलिए उसने उसे खींचा और किस किया, पर अब उसे यकीन हुआ ये सपना नहीं है।
उसने जल्दी से रूही को छोड़ा और बेड पर से उठ गया और वॉशरूम चला गया। रूही ने उसे देखा, फिर बेड से उठ गई। प्रेस गर्म हो गया था। वो अभय की शर्ट प्रेस करने लगी। वैसे तो अभय के कपड़े धुलकर प्रेस करके रखते थे, पर अभय ने नौकर से मना कर दिया था। अभय वॉशरूम से बाहर निकला। उसने अभी सिर्फ बाथरोब पहना था। उसने रूही को देखा जो उसके कपड़े प्रेस कर रही थी। वो उसके पास गया, पीछे से हग कर लिया और काशकर जकड़ लिया। रूही हिल भी नहीं पा रही थी। रूही चौंक गई। अभय ने उसे अपने सामने किया। रूही नीचे मुड़ी किए हुई थी। उसे सच में अभय से डर लग रहा था। अभय ने उसकी गर्दन को पकड़ा, ऊपर किया और उसके होठों पर अपने सख्त होठ रख दिए। उसे किस करने लगा। किस बहुत हर्षली थी, उसके होठों को काट रहा था। रूही के होठों से खून निकलने लगा, पर अभय ने नहीं छोड़ा। अभय ने प्रेस को उठाया और रूही की पीठ पर रख दिया। रूही ने एक प्लेन पिंक साड़ी पहनी थी। उसके ब्लाउज डीप गला था। अभय के प्रेस रखने से रूही छटपटने लगी, पर अभय ने नहीं छोड़ा। रूही चिल्ला भी नहीं पा रही थी क्योंकि अभय ने उसे किस कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। 10 मिनट बाद उसने रूही की पीठ से प्रेस हटाया और रूही को छोड़ा दिया और वहां से जल्दी से वार्डरोब से कपड़े निकलकर दूसरे रूम में चला गया। रूही को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो जल्दी से वॉशरूम में शॉवर के नीचे खड़ी हो गई। उसे बहुत जल रहा था। आंखों में आंसू भी आ रहे थे। पानी गिरने से भी उसे राहत नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर शॉवर में बैठी रही, फिर उठी और मिरर के सामने अपने पीछे पीठ को देखने लगी, जिसमें प्रेस के निशान बन गया था। उसकी पीठ जल गई थी। उसे देख वो रोने लगी। फिर अपने आंसू पोंछे और अपने कपड़े लिए एक सूट निकला जो पूरा नेक ढाक रहा था। उसे पहन रेडी हुई। कपड़े पहनने में तकलीफ तो हो रही थी, पर फिर भी उसने पहन लिया और नीचे चली गई। सब नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठकर इंतजार कर रहे थे। रूही नीचे आई, सब बैठे हुए थे। उसने सबको मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहा। अभय भी था। उसने रूही को देखा और मन ही मन कहा, अंडरस्कोप, इतने दर्द के बाद भी मुस्कुरा रही हो, क्या हो तुम? अभी और दर्द झेलना है। जब तक तुम खुद आकर अपनी सच्चाई नहीं बताती, तब तक मेरे दोस्त का बदला पूरा नहीं होगा। रूही ने सबको ब्रेकफास्ट सर्व किया, फिर अभय के बाजू में बैठ गई। खुद ब्रेकफास्ट करने लगी। उसने ऐसा प्रीटेंड किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये बात अभय को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। सबने ब्रेकफास्ट किया और ऑफिस जाने लगे। भाई, मुझे और भाभी को कॉलेज छोड़ दोगे? अंडरस्कोप, दिव्या ने कहा। दिव्या का डिजाइनिंग कॉलेज रूही के कॉलेज के रास्ते में पड़ता है। आप मुझे छोड़ना, फिर भाभी को अंडरस्कोप, दिव्या ने कहा। रूही जाना नहीं चाहती थी। अभय ने रूही की शक्ल देखी जो उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। उसने दिव्या से कहा, अंडरस्कोप, हाँ रेडी होकर आओ, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। रूही बेमन से रेडी हुई और बैग उठाया बाहर आ गई। अभय गाड़ी की टेक लगाए खड़ा किसी से बात कर रहा था फोन पर। रूही ने उसे देखा, देखती रह गई। ब्लैक पैंट, ब्लैक कोट, आंखों में धूप का चश्मा, हैंडसम लग रहा था। कोई लड़की देखे तो फ्लैट हो जाए। अभय ने रूही को देखा जिसने सिंपल कुर्ती पहनी थी, कान में छोटी सी बलिया, पर न तो मंगलसूत्र दिख रहा था न सिंदूर। उसे देख गुस्सा आ गया। वो रूही के पास जाता उससे पहले ही दिव्या वहां आ गई। अंडरस्कोप, चलिए भाई, दिव्या ने कहा। तीनों गाड़ी में बैठ गए। आगे पढ़ने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी। माफिया किंग की क्वीन क्राउन रेड हार्ट। कमेंट कीजिए, लाइक करिए। वेब लिंक्स 9 रूही और सिया। इस पाठ को पढ़ने के लिए पीछे के पाठ पढ़े। अब तीनों गाड़ी में बैठ गए। वाह भाभी, आज आप बहुत प्यारे लग रहे हो, अंडरस्कोप, दिव्या ने कहा। रूही उसे देख स्माइल कर दी। अंडरस्कोप, तुमसे नहीं, उसने दिव्या के गालों पर हाथ से सहलाते हुए कहा। दिव्या को कॉलेज छोड़ा। अब गाड़ी में अभय और रूही और ड्राइवर ही था। रूही कार के बिल्कुल किनारे बैठी थी। अभय ने कार का पार्टीशन ऑन किया। अब कार 2 भागों में बांट गई थी। अभय ने रूही को अपने पास खींचा और उसके गालों पर उंगली से सहलाते हुए बोला, अंडरस्कोप, किससे पूछकर सिंदूर और मंगलसूत्र उतारा। रूही ने उसे देखा, कुछ कहना चाहा, पर अभय ने उसकी पीठ पर वही हाथ रख दिया जहाँ जला था। उसकी सिसकी निकल गई। वो कुछ कह भी नहीं पाई। उसको कुछ बोलता न देख अभय ने पीठ पर हाथ काश दिए। रूही चीख के साथ आंसू भी निकल गए। PLZZ अंडरस्कोप, रूही ने रोते हुए कहा। अभय ने उसकी पीठ पर से हाथ हटा दिया। ड्राइवर की आवाज आए, अंडरस्कोप, बॉस हम पहुंच गए।
अपने आप को ठीक करो अंडरस्कोर, अभय ने गुस्से में रूही से कहा। रूही ने अपने आप को ठीक किया, आंसू पोंछे और गाड़ी से उतरने को हुई, लेकिन अभय को देख उसने अपने गले से सूट में छुपा मंगलसूत्र बाहर निकला और बाल को हल्का सा साइड किया। उसका सिंदूर दिखने लगा। कहा अंडरस्कोर, ये पहना है मैंने, दादी ने कहा था कॉलेज में कोई पूछे तो क्या बताओगी, इसलिए इसे छुपा कर रखो क्योंकि अभी शादी पब्लिकली नहीं हुई है। माँ कहती है एक सुहागन के लिए उसका सिंदूर और मंगलसूत्र बहुत कीमती होता है। फिर अपना मंगलसूत्र फिर वैसे ही छुपा लिया, बालों को भी वैसे करके सिंदूर छुपा लिया और गाड़ी से उतर गई। अभय बस बैठकर जाती हुई रूही को देख रहा था जब तक वो कॉलेज के अंदर चली नहीं गई। उसने एक कॉल किया, अंडरस्कोर नजर रखना, इतना कहकर फोन काट दिया। ड्राइवर से गाड़ी आगे बढ़ने को कहा। रूही जब कॉलेज के अंदर गई, सिया वही खड़ी उसका वेट कर रही थी। उसने बता दिया था उसे कि वो आएगी आज। सिया जल्दी से रूही के पास आए। अंडरस्कोर मेरी जान, तू इतने दिन से कहा थी कॉलेज क्यों नहीं आई? सिया ने छड़ी लगा दी जवाबों की। अरे मेरी भागती हुई ट्रेन साबर तो कर बताती हूँ अंडरस्कोर, रूही ने उसे देख कहा। हाँ बोल अंडरस्कोर, सिया बोली। वो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इसलिए मैं नहीं आ पाई और सॉरी मैंने तुझे बताया नहीं अंडरस्कोर, रूही ने कहा। तेरी तबीयत खराब है अंडरस्कोर, सिया ने रूही के माथे पर हाथ रख कहा। अरे थी अब नहीं है अंडरस्कोर, रूही ने कहा। अच्छा चल क्लास में चलते हैं, बहुत दिन हो गए। क्लास में क्या हुआ मुझे नोट्स दे देना अंडरस्कोर, रूही ने कहा। सिया ने हाँ कहा और उसे सब बताने लगी। ओह तेरी में तो ये बताना भूल गई अंडरस्कोर, सिया ने अपने माथे पर हाथ रख कहा। क्या अंडरस्कोर, रूही ने कहा। हमारे फाइनल ईयर के एग्जाम आने वाले हैं, उनका टाइम टेबल आ गया है, अगले महीने से चालू है अंडरस्कोर, सिया ने कहा। व्हाट इतनी जल्दी, अभी तो मेरी कोई प्रिपरेशन भी नहीं है अंडरस्कोर, रूही ने कहा। हाँ ये अंडरस्कोर, सिया ने कहा। दोनों क्लास में पहुंच गई। अपनी डेस्क पर बैठकर क्लास अटेंड की। सारी क्लास अटेंड करने के बाद वो दोनों लाइब्रेरी गई, वहां से बुक्स इश्यू कराई। रूही का फोन बजा, ये ड्राइवर का फोन था जो उसे लेने आया था। दीपक जी ने स्पेशली कहा था कि वो कॉलेज कार से आएगी जाएगी। सिया अब मैं निकलती हूँ अंडरस्कोर, रूही कहा। ठीक है बाय, मिलते हैं। दोनों ने हग किया और निकल गई अपने अपने रास्ते। रूही कार में बैठ आर्यन विला आ गई। कैसा गया बेटा कॉलेज आपका अंडरस्कोर, दादी ने पूछा। अच्छा था दादी अंडरस्कोर, रूही उनके पास बैठ गई। ज्योति जी आई अंडरस्कोर, अरे आ गई बेटा जा फ्रेश हो जा, ज्योति जी ने कहा। रूही फ्रेश होने रूम में चली गई। रूम में जब वो आई गेट अंदर से बंद किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो इतनी देर से कंट्रोल की हुई थी पर अब उसका कंट्रोल हट गया था। वो वॉशरूम गई, उसने अपनी कुर्ती निकाली। कुर्ती का कपड़ा उसके जले हुए हिस्से में चिपक गया था जिससे रूही दर्द हुआ है। उसने कैसे भी करके कपड़े निकाले और मिरर में खुद की पीठ को देखा। उसकी पीठ पर जली हुई जगह पर छाले पड़ गए थे। उसने फर्स्ट एड बॉक्स में एंटीसेप्टिक ट्यूब निकला और लगाने लगी पर उसका हाथ ही नहीं पहुंचा। उसने गुस्से में ट्यूब वही फेंक दिया। शॉवर के नीचे खड़ी हुई और फिर कपड़े पहने और नीचे आ गई। सबके आने का टाइम भी हो गया था। रूही किचन में गई और चाय और नाश्ते की तैयारी करने लगी। दिव्या और देवेश आए। रूही ने उन्हें पानी दिया। बहुत थक गया यार अंडरस्कोर, देवेश सोफे पर लेटते हुए कहा। रूही ने उसे पानी दिया। हाँ इसकी बहुत ज़रूरत है अंडरस्कोर, देवेश और दिव्या पानी लेते हुए कहा। आज ज़्यादा काम था क्या अंडरस्कोर, रूही ने बड़े प्यार से वहीं बैठते हुए पूछा। देवेश ने उसकी गोद में सर रख कहा अंडरस्कोर, हाँ भाभी। दिव्या ने भी देवेश को देख एक साइड उसने में सर रख दिया। दोनों रूही की गोद में सर रखे लेट हुए थे। रूही दोनों के सर पर हाथ रख सहला रही थी। दोनों अपने अपने पूरे दिन क्या हुआ वो बता रहे थे। रूही बड़े प्यार से दोनों की बात सुन रही थी, हंस रही थी। ज्योति जी ने तीनों की एक फोटो ले ली, उनकी नज़र उतारी। राजवीर जी और राधा जी भी वही आ गए। उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा था, उन्हें अभय पर प्राउड हो रहा था। उसने ऐसी बहू ढूंढी। वो वहीं बैठ गए और उनकी बातें सुनने लगे। अभय और दीपक जी ऑफिस से आए। घर का इतना खुशी भरा माहौल देखा तो कहा अंडरस्कोर, क्या बात है आज सब बड़े खुश लग रहे हैं, किसी को लॉटरी लगी है क्या? हाँ भाई लॉटरी तो लगी है अंडरस्कोर, दादी ने कहा।
अभय और दीपक जी वही सोफे पर बैठ गए। रूही सबके लिए नाश्ता और चाय लेने किचन में चली गई। किसकी लॉटरी लगी है अंडरस्कोप? दीपक जी पूछा। हम सबकी अंडरस्कोप, ज्योति जी ने कहा। अरे कैसे अंडरस्कोप? दीपक जी ने कहा। दादाजी ने अभय से कहा, अंडरस्कोप आज हमें आप पर फिर प्राउड हो रहा है, अपने एक हीरा चुना है, अपने लिए बहुत ही अच्छी हमसफर चुनी है अपने। अभय तो पहले समझा नहीं, फिर हमसफर की बात हुई तो वो समझा कि रूही की बात हो रही है। किचन से आती हुई रूही को देखा जो सबके लिए नाश्ता ला रही थी। उसने नाश्ता वही टेबल पर रख दिया। दिव्या प्लेट से नाश्ता उठती रूही ने उसके हाथ पर मरते हुए कहा, अंडरस्कोप हैंड वॉश करो पहले। सबने हैंड वॉश किया, फिर नाश्ता किया, थोड़ा देर बैठकर रूम में चले गए। फ्रेश हुए नीचे आ गए। रूही किचन में खाना बना रही थी। उसकी पीठ पर दर्द हो रहा था, उसे खड़े होते नहीं बन रहा था, फिर भी उसने खाना तैयार किया। अभय स्टडी में बैठकर अपना काम कर रहा था। देवेश वही पास में बैठा अपने हॉस्पिटल की रिपोर्ट पढ़ रहा था। थोड़ी देर में डिनर रेडी हुआ, सब डाइनिंग टेबल में बैठकर डिनर किया और रूम में चले गए। अभय रूम में लैपटॉप पर काम कर रहा था। रूही ने कपड़े चेंज कर सिंपल सा ढीला कुर्ता पहन लिया और वॉशरूम से बाहर आई। उसने अभय को एक नज़र भी नहीं देखा, नजरें नीचे ही की हुई थी, और अपना तकिया और पतला सा चादर लिया और जमीन पर रख दिया। वो लेट गई, उसे सीधे लेटते नहीं बन रहा था। वो एक साइड करवट लेकर सो गई। उसने ऑलरेडी दर्द की गोली खा ली थी। थोड़ी देर में नींद आ गई। अभय जो उसे कब से देख रहा था उससे रहा नहीं गया। उसने फर्स्ट एड बॉक्स निकला और रूही के पास बैठ गया। अंडरस्कोप उसका कुर्ता ऊपर किया, ढीला होने की वजह से वो ऊपर हो गया। रूही को तो एहसास ही नहीं हुआ क्योंकि वो तो गहरी नींद में थी। अभय ने फर्स्ट एड बॉक्स से ट्यूब निकला और रूही के जले हुए हिस्से में लगाने लगा। रूही की सिसकी निकल गई। उसने उसे दवाई लगाई और उसे बेड पर लेटा दिया। नेक्स्ट डे रूही की नींद खुली। अपने आप को बेड पर देखकर उसे थोड़ा अचकचा लगा। मैं तो नीचे सो रही थी। उसने बाजू में देखा, अभय नहीं था, शायद वो जिम गया हुआ था। अंडरस्कोप क्या इन्होंने मुझे बेड पर सुलाया? क्या है ये, चाहते क्या है? मेरे बारे में सोचना बंद करो, जाकर रेडी हो, मेरे कपड़े निकलो और मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। अंडरस्कोप अभय रूम में आते हुए बोला। रूही उसे देखने लगी। अभय पूरा पसीने से नहाया हुआ था, इसके बाल बिखेरे हुए थे, वो इस टाइम बहुत हॉट दिख रहा था। रूही उसे देख अपने गले से थूक गुटक ली। अभय ने जब देखा रूही उसे देख रही है, वो उसके करीब जाकर बोला, उसके चेहरे पर फूंक मारकर बोला, अंडरस्कोप देख लिया। रूही होश में आए, जल्दी से उसे धक्का देकर बाथरूम में चली गई। अभय 2 कदम पीछे हो गया। रूही को ऐसे भागते देख उसके होठों का एक कोना उठ गया। वो बालकनी में जाकर फोन पर बात करने लगा। रूहिया तो गई थी जल्दी से, पर कपड़े ले जाना भूल गई थी। उसने अभी सिर्फ बाथरोब पहना था। ओ तेरी में कपड़े लाना भूल गई। अंडरस्कोप रूही ने अपने सर पर मारा और खुद से कहा, अब क्या करूं, वो राक्षस बाहर ही खड़ा होगा, क्या करूं? अंडरस्कोप रूही ने अभय को कोसते हुए कहा। थोड़ा सा झांक कर बाहर देखा, उसे अभय कहीं नहीं दिखा। वो धीरे से गेट खोला और वार्डरोब के पास चली गई। अभय ने गेट खुलने की आवाज़ सुनी तो बालकनी से अंदर आया। उसे लगा रूही नहा ली और वो जाएगा। अंदर आया तो उसे रूही वार्डरोब के पास जाती दिखी। उसने सिर्फ बाथरोब पहना था जो घुटनों तक आ रहा था। उसके पतले गोरे पैर, उसके लंबे बाल जो लहरा रहे थे, उनसे पानी टपक था। अभय न जाने कब उसके पीछे पीछे वार्डरोब तक चला गया। रूही अपने कपड़े निकल रही थी। उसे एहसास हुआ कोई उसके पीछे खड़ा है। पीछे पलटकर देखा तो अभय उसे इंटेंस भरी नजरों से देख रहा था। रूही ने जल्दी से अपने आप को ढकने की कोशिश की। नजरें नीची कर अपने बाथरोब को नीचे खिसकाने लगी। उसे हल्की शर्म भी आ रही थी, उसके गाल लाल हो गए थे। अभय को इस टाइम वो बहुत प्यारी लग रही थी। अभय ने उसे वही अलमारी से सटा दिया और उसके करीब होकर उसकी मुड़ी को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे उसके होठों पर अपने होठ जोड़ दिए किस करने लगा। रूही पहले उसे कोई रिएक्ट नहीं किया, बाद में उसका साथ देने लगी। उसके हाथ अभय के बालों पर घूम रहे थे। अभय और रूही एक पैसिनेट किस करने लगे। 20 मिनट बाद अभय को जब एहसास हुआ कि रूही सांस नहीं ले पा रही है तो उसने उसे छोड़ दिया। रूही उसके छोड़ते ही लंबी लंबी सांस लेने लगी। उसने अभय के चेस्ट पर सर रख दिया क्योंकि वो वहीं तक आती थी उसके।
अभय भी उस एहसास को पाने में लगा था। उसे इस टाइम बड़ा सुकून देने वाला माहौल था। उसके हाथ रूही को गले लगने को हुए। उसे ऋत्विक का चेहरा याद आ गया। उसने अपना सुकून छोड़ा और रूही को दूर किया और उससे कहा, अंडस्को, मुझे सेड्यूस करने का अच्छा प्लान बनाया है। रूही जो उसके झटका लगने से अभी अचानक देख रही थी, उसके ये बोलने से कि वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है, उसे बहुत बुरा लगा। अभय ने उसे वही छोड़ा और खुद बाथरूम में चला गया। रूही ने खुद को संभाला और कपड़े पहने, अभय के कपड़े प्रेस कर उसका सारा सामान बेड पर रखा और नीचे चली गई। आगे पढ़ने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी। माफिया किंग की क्वीन मुकुट दिल। कमेंट करिए वेब लिंक्स 10 रूही और दिव्या की शॉपिंग। इस पाठ को समझने के लिए आपको पीछे के पाठ पढ़ने होंगे, तो प्लीज जाकर पढ़े, लाइक करे, कमेंट करे। अब तक रूही नीचे गई। ज्योति जी और दादी दोनों वही मंदिर में बैठे हुए थे, आरती की तैयारी कर रहे थे। आओ बेटा अंडस्को, दादी ने रूही को अपने पास बिठा लिया। थोड़ी देर में आरती की। रूही किचन में चली गई। सबके लिए नाश्ता बनाया। सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। दादाजी ने कहा, अंडस्को, आज मिस्टर नूरानी की बेटी का बर्थडे है, याद है न, जाना है वहाँ। जी दादाजी। अंडस्को, अभय ने कहा। रूही बेटा, आपका कॉलेज कैसा चल रहा है अंडस्को, दीपक जी ने पूछा। ठीक पापा जी, नेक्स्ट मंथ से एग्जाम है फाइनल अंडस्को, रूही नाश्ता देते हुए कहा। फिर क्या करना है अंडस्को, दीपक जी बोले। मुझे अकाउंटेंट बनना है अंडस्को, रूही ने कहा। तुम्हें बाहर करने की क्या जरूरत है, अपनी कंपनी है, तुम वहाँ पर कंपनी के अकाउंट संभाल सकती हो। और वैसे भी अभय अकेले सब संभाल तो लेता है, पर उसकी गैर मौजूदगी में तुम ऑफिस देखना अंडस्को, दीपक जी ने कहा। पर पापा जी अंडस्को, रूही ने कहा। अरे इसमें सोचने की क्या बात है, अभय है तुम्हारे साथ, दोनों पति पत्नी मिलकर ऑफिस संभालना अंडस्को, दादी ने कहा। हाँ बेटा दीपक, और तुम्हारी दादी सही कह रहे हैं अंडस्को, दादाजी ने कहा। दादाजी ने अभय से कहा, अंडस्को, हम ठीक कह रहे हैं न अभय? जी अंडस्को, अभय ने कहा। रूही ने अभय के साइड से हाँ सुनी तो उसने भी हाँ कह दिया। भाभी आज मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगे आप? उस दिन भाई आपको ले गए थे, मैंने शॉपिंग ही नहीं की अंडस्को, दिव्या ने कहा। तुझे उसके अलावा कुछ आता है अंडस्को, देवेश ने कहा। तू अपने पेशेंट पर ध्यान दे अंडस्को, दिव्या ने कहा। सबने डिनर किया। अभय रूम में आया ऑफिस के लिए अपना बैग लेने। रूही भी उसके पीछे पीछे आ गई। रूही को उससे कुछ कहना था, पर कैसे कहे उसे समझ नहीं आ रहा था। वो उसके पीछे पीछे घूम रही थी। अभय ने उसे देखा, एक आईब्रो को ऊपर कर पूछा, अंडस्को, कुछ कहना है तुम्हें? रूही जल्दी से मुड़ी न में हिला दी। अभय ने अपना लैपटॉप बैग उठाया और नीचे जाने लगा। गेट के पास रुककर पलटा और अपने पर्स से एक कार्ड निकलकर उसे देते हुए कहा, अंडस्को, ये लो, दिव्या को जो खरीदना होगा वो ले लेगी, तुम्हें लेना हो तो ले लेना। हैश इस इंसान का ईगो भैया बड़ा वाला है, ये बोल नहीं सकता, लो जो लेना है ले लेना, दिव्या को बीच में लाने की क्या जरूरत है? रूही ने छत से कार्ड ले लिया। अभय को देखा जो नीचे जा रहा था। इन्हें कैसे पता मुझे यही चाहिए था, मुझे ये समझ क्यों नहीं आते? फिर कार्ड को देखकर वो खुश हो गई। दिव्या और रूही थोड़ी देर में मॉल के लिए निकले। उनके साथ बॉडीगार्ड भी थे जो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे। कार मॉल के सामने रुकी। डायमंड मनी काल्पनिक नाम। कार आकर मॉल के सामने रुकी। दोनों बाहर निकली। बॉडीगार्ड ने कवर कर लिया। दोनों मॉल के अंदर चल दी। दोनों गर्ल्स सेक्शन पर गए। बॉडीगार्ड बाहर ही वेट कर रहे थे। दोनों ही लड़कियां शॉपिंग करने में मगन हो गई। दिव्या ने तो ढेर सारे कपड़े देख लिए थे, पर रूही उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या ले, क्योंकि उसके सारे कपड़े या तो नीता जी या नीति की पसंद के होते थे। वो थककर वही रखे सोफे में बैठ गई और दिव्या को शॉपिंग करते देखने लगी। उसकी नज़र सोफे पर रखी मैगजीन पर गया। उसने उसे उठा लिया। उसके फ्रंट पेज में अभय की फोटो लगी हुई थी। बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, देश का चमकता सितारा अंडस्को। उसे ये देख बहुत गर्व हुआ। ये उसका पति है, कितना हैंडसम, पर कैसा पति जो उसे अपनी बीवी नहीं मानता, जो उसे अधिकार नहीं देता, जो उसे पता नहीं किस गलती का कसूरवार समझ रहा है अंडस्को। यही सब सोच रूही की आंखों में पानी आ गया।
दिव्या की आवाज आए अंडरस्को, भाभी आप ये क्यों बैठी हो, चलो ना शॉपिंग करते हैं। हाँ बस वो मुझे शॉपिंग नहीं करनी, मेरे पास ऑलरेडी बहुत कपड़े हैं अंडरस्को, रूही ने कहा। ओहो भाभी आपका पति बहुत कामता है, आप जितनी चाहे उतनी शॉपिंग कर सकते हो अंडरस्को, दिव्या ने कहा। तो क्या हुआ, वो मेहनत करते हैं और जब जरूरी होगा मैं खरीद लगी, अभी नहीं है, तुम शॉपिंग कर लो अंडरस्को, रूही ने उसके गाल पर हाथ रख कहा। ओहो भाभी कुछ तो ले लो अंडरस्को, दिव्या ने कहा। अच्छा ठीक है तुम अपनी शॉपिंग करो, मैं कुछ ले लेती हूँ अंडरस्को, रूही ने कहा। उसने कुछ न कुछ लिया, दोनों की शॉपिंग हुई, दोनों मॉल से बाहर निकली। बॉडीगार्ड ने कार का गेट खोला, दोनों बैठ गई। कार घर साइड ले ली। रास्ते में रूही ने स्टेशनरी शॉप दिखी, उसने गाड़ी रुकवा ली। भैया आप रुकिए, मैं सामान लेकर आती हूँ अंडरस्को, रूही ने ड्राइवर से कहा। बॉडीगार्ड को गाड़ी से उतरने को मना कर दिया क्योंकि पब्लिक प्लेस में सब डर जाएंगे। कुछ चाहिए था भाभी अंडरस्को, दिव्या ने पूछा। हाँ मुझे अपने कॉलेज की कुछ बुक्स चाहिए है, मैं लेकर आती हूँ अंडरस्को, रूही गाड़ी से उतरकर स्टेशनरी शॉप चली गई। उसने कुछ सामान लिया और गाड़ी में बैठ गई। दोनों घर पहुंची। माँ हम आ गए अंडरस्को, दिव्या ने सबको चिल्लाते हुए कहा। हाँ दिख रहा है तू आ गई, चिल्ला क्यों रही है अंडरस्को, देवेश ने कहा जो हॉस्पिटल से आकर बॉस फ्रेश ही हुआ था। तू चुप कर अंडरस्को, दिव्या ने कहा और सबको अपना सामान दिखने लगी जो वो लाई थी। अभय भी आ चुका था, आज जल्दी आ गया था क्योंकि आज उसे मिस्टर नूरानी के यहाँ पार्टी में जाना था। वो ऑफिस से जा सकता था क्योंकि उसके ऑफिस में भी एक्स्ट्रा कपड़े रहते थे, पर उसे रूही को देखना था इसलिए वो घर आ गया। सब सोफे में बैठे हुए थे। दिव्या सबको चाहते हुए अपनी शॉपिंग दिखा रही थी। ज्योति जी ने रूही से कहा अंडरस्को बेटा तुमने क्या खरीदा। रूही ने सबको एक एक शॉपिंग बैग दे दिया, सब उसे देख रहे थे। क्या है बेटा ये अंडरस्को, दादी ने कहा। खोलिए अंडरस्को, रूही ने कहा। सबने अपना अपना गिफ्ट खोला। देवेश चीख पड़ा, सब उसे देखने लगे। अंडरस्को वाओ भाभी आपको कैसे पता, मुझे ये चाहिए थे। रूही ने देवेश को शूज गिफ्ट किए थे, मैं इन्हें लेने वाला था पर मुझे हॉस्पिटल की वजह से टाइम ही नहीं मिला। थे क्यों भाभी, यू आर ग्रेट अंडरस्को, देवेश ने कहा। रूही उसे देख हंस दी। दिव्या ने अपना गिफ्ट खोला, उसमें बहुत प्यारा ब्रेसलेट था। वाओ भाभी ये कितना प्रीटी है। दादी के गिफ्ट में एक बहुत प्यारी क्लॉक थी जो छोटी सी थी। अंडरस्को ये क्या ही बेटा, सब उसे देखने लगे। ये इतना था क्या है दादी, ये क्लॉक है, इसमें टाइम सेट होता है। आपको दादाजी की दवाई की फिक्र होती है न, तो ये अलार्म आपको दवाई का टाइम बताएगी और ये ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, इसे कहीं भी रख सकते हैं अंडरस्को, रूही ने कहा। अरे वाह ऐसी चीज़ें भी मिलती है मार्केट में, अच्छा ले आई बेटा, मैं बड़ी टेंशन में रहती हूँ इनकी दवाई की अंडरस्को, दादी जी ने कहा। रूही मुस्कुरा दी। दादाजी के लिए एक बहुत प्यारी शॉल थी, उन्हें वो पसंद आई। ज्योति जी और दीपक जी के लिए वो साड़ी और कुर्ता लाई थी, वो कपल कपड़े थे। भाभी आप सबके लिए कुछ न कुछ लाई हो, आप अपने लिए और भाई के लिए क्या लाए अंडरस्को, देवेश ने कहा। तब सबका ध्यान गया कि उसने अभय को कुछ दिया ही नहीं। वो अरे भाभी को तो कुछ लेना ही नहीं था, वो तो मैंने जबरदस्ती कहा, उसमें भी भाभी ने हम सबके लिए ले लिया, पर भाई के लिए क्या लिया भाभी अंडरस्को, दिव्या ने कहा। बेटा आपने अपने लिए क्यों नहीं लिया अंडरस्को, दादी ने कहा। वो दादी मेरे पास ऑलरेडी सब है, कपड़े भी बहुत है, मेरे पास अभी ज़रूरत नहीं है, जब होगी तब ले लूँगी अंडरस्को, रूही ने कहा। भाभी इस बैग में क्या है अंडरस्को, देवेश ने कहा। वो मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं तो बुक्स और कॉपी है अंडरस्को, रूही ने कहा। कोई कुछ नहीं बोला। और भाई अंडरस्को, देवेश के कहा। वो मुझे समझ नहीं आया तो नहीं लिया अंडरस्को, रूही ने कहा। हाँ ये सही कहा, भाई को सब कुछ अपने डिजाइनर का ही पसंद आता है अंडरस्को, दिव्या ने कहा। काला काला अंडरस्को, देवेश ने कहा। दिव्या और देवेश हंस दिए। अभय ने उन्हें घूरा और ऊपर चला गया। रूही भी बैग उठाया और फ्रेश होने का बोलकर ऊपर आ गई। अभय को गुस्सा आ रहा था, सबके लिए लिया, मेरे लिए क्यों नहीं, अपनी टाई को वही बेड पर फेंक दिया और गुस्से में वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया।
रूही आई, उसने अभय को रूम में नहीं देखा, समझ गई वॉशरूम में है। फिर पकड़े बैग को, उसमें से एक बहुत प्यारा ब्लू बॉक्स निकाला। क्या पसंद आएगा इन्हें अंडरस्कोर, रूही ने मन में सोचा। वो वही खड़े होकर ये सोच रही थी। अभय फ्रेश होकर आया। बथरोब पहनकर मिरर के पास खड़ा होकर बोला, अंडरस्कोर वहाँ खड़ी ही रहना या मेरे कपड़े भी निकलेगी। रूही होश में आए, जल्दी से वो अलमारी से कपड़े निकलने लगी। उसके कपड़े वाले शॉक्स और लाया हुआ ब्लू बॉक्स वही बेड पर रख दिया और फ्रेश होने चली गई। अभय जब कपड़े पहनने को उठाए तो बॉक्स को देखा, फिर वॉशरूम के गेट पर उसने उसे उठा लिया और खोलकर देखा, उसमें एक वॉच थी। अभय को वॉच बहुत पसंद आई। अंडरस्कोर पसंद तो बहुत अच्छी है। रूही वॉशरूम से बाहर आए। अभय ने जब गेट खुलने की आवाज़ सुनी तो उसने जल्दी से बॉक्स वही बेड पर रख दिया और कपड़े उठाकर पहनने लगा। रूही को लगा अभय ने गिफ्ट नहीं देखा है। वो उसके पास आई और बैग से गिफ्ट उठाकर उसके सामने करके बोली, अंडरस्कोर मैंने ये आपके लिए लाया है। अभय ने उसे गुस्से से देखा और बॉक्स को इतनी जोर से वही जमीन पर पटक दिया। रूही, अंडरस्कोर ये अपने क्या किया? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, मैं तुम्हारा 2 कौड़ी का गिफ्ट लूँ अंडरस्कोर, अभय ने कहा और रेडी होकर नीचे चला गया। रूही ने उसे देखा और नीचे गिरे बॉक्स को उसने उसे उठाया। खोलकर देखा, बॉक्स अच्छी क्वालिटी का होने की वजह से वॉच पर सिर्फ उसका कांच टूटा था। वो वॉच अपनी सेविंग्स से लेकर आई थी, पर अभय ने क्या किया अंडरस्कोर? क्या मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है जिसकी माफ़ी नहीं है अंडरस्कोर? उसकी आंखों से एक कतरा आंसू निकल गए। उसने वॉच के बॉक्स को बंद किया और अलमारी में रख दिया। अपने आप को ठीक किया, नीचे आ गई। अभय जा चुका था। रूही किचन में चली गई। सबने डिनर किया, रूम में जाने लगे। ज्योति जी वही सोफे पर बैठ गई। क्या हुआ माँ अंडरस्कोर? रूही ने उनसे पूछा। अरे बेटा, ये तो इनकी आदत है। इनका बेटा जब जब कहीं कोई पार्टी में जाता है तो इन्हें उसकी चिंता होती है अंडरस्कोर, दीपक जी कहा। हाँ, क्योंकि मुझे पता है उसे ऐसी पार्टी नहीं पसंद और घर आकर ही खाना खाता है अंडरस्कोर, ज्योति जी ने कहा। माँ आप रूम में जाए, मैं उन्हें देख लूंगी अंडरस्कोर, रूही ने कहा। हाँ, अब उसका ध्यान रखने को उसकी बीवी है। मेरी बीवी को मेरे लिए टाइम निकलना चाहिए अंडरस्कोर, दीपक जी कहा। अपना बच्चों के सामने थोड़ा तो शर्म किया करो अंडरस्कोर, ज्योति जी ने शर्माते हुए कहा। अरे इसमें शर्म की क्या बात, सबको पता है हम आपसे कितना प्यार करते हैं अंडरस्कोर, दीपक जी ने कहा। आप अंडरस्कोर, ज्योति जी जल्दी से रूम में चली गई। अरे शर्मा गई अंडरस्कोर, दीपक जी और रूही हंसने लगे। ठीक है बेटा, हम रूम में जाते हैं अंडरस्कोर, दीपक जी ने कहा और रूम में चले गए। रूही अपनी बुक्स और कॉपी लेकर नीचे हॉल में आई और वहीं बैठकर पढ़ने लगी। उसने घड़ी में देखा, अभी रात के 11 बज रहे थे। आगे पढ़ने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी, माफिया किंग की क्वीन मुकुट दिल। अच्छे कमेंट कीजिए, बताइए कैसी लगी मेरी स्टोरी। लाइक कीजिए, रेटिंग दीजिए, वेब लिंक्स। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।